नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिखे हैं भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? सजीव प्रजनक और अनप्रजनक प्राणियों में अंतर लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फल का निर्माण समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर लिखो। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अब निषेचन पश्च घटनाएं हैं उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहली जो घटना है उस घटना का नाम आपको बताना है युग्मनज। इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है जिसका नाम है युग्मनज और दूसरा है जिसका नाम है भ्रूणोद्भवन। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें एक ऐसा टॉपिक आएगा युग्मनज के अंदर जो आपके 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 11th का एक टॉपिक है, इसमें दे रखा है उस 12th के अंदर, और इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिख ली है कि इस टॉपिक को आप 11th की किताब से पढ़ें, या आपने पूर्व में पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो मैं आज आपको पूरा ये क्लियर कर दूंगा। अब अपन सबसे पहले युग्मनज की थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि युग्मनज क्या है। एक चीज याद रखना, युग्मनज सदैव द्विगुणित होता है। युग्मनज सदैव कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी ये डिप्लॉइड होता है। ये चीज ध्यान रखना, चाहे कोई भी जीव होगा ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, युग्मनज सदैव द्विगुणित होता है। ये अपने गांठ बांध लेनी है, यानी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। कभी भी आपसे पूछे ये है युग्मनज और इसकी जगह अगर युग्मक लिखा हुआ हो तो बताओ बच्चों क्या होगा? अगुणित। ये है युग्मनज जाइगोट और ये है गैमेट। दोनों शब्दों को आप थोड़ा गौर करना। ठीक है, अब अपन कहते हैं ये निरंतरता बनाए रखता है जीवों में। ये क्या करता है? निरंतरता बनाए रखता है जीवों के अंदर। निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट विशेषता बतानी है। जो युग्मनज होता है ये भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका है। जो भ्रूणीय विकास होता है उस भ्रूणीय विकास की ये क्या है? प्रथम कोशिका है। जितने भी जीवों का विकास हुआ है भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका है। हमारा भी विकास हुआ है तो हमारा निर्माण सबसे पहले किससे हुआ है? युग्मनज से। और युग्मनज से क्या हो गया? एक मनुष्य बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कहते हैं कि ये भ्रूणीय विकास या प्रत्येक जीव की प्रथम कोशिका है। एक कोशिका पूरा शरीर बना देती है। अनबिलीवेबल, यानी कि एक कोशिका में इतनी शक्ति है। एक शुक्राणु आया, एक अंडाणु आया, क्या बनाया? युग्मनज बनाया। इस युग्मनज ने पूरे शरीर को बना दिया, पूरे मनुष्य का निर्माण कर दिया। आप सोच नहीं सकते हो, इतनी कोशिका छोटी और इतना बड़ा शरीर बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब इसमें कोशिका विभाजन से हो रहा है। किससे हो रहा है? ये सब कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन अपन ने दे दिया है कि इंट्रोडक्शन ऐसे दिया है कि जो युग्मनज है, युग्मनज होता है द्विगुणित। आपसे क्वेश्चन टीचर क्या क्वेश्चन करता है? जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, आपसे पूछ लेगा कि बताओ बेटा जी बताओ युग्मनज अगुणित होता है द्विगुणित होता है? तो अपन कॉमन सेंस से अपन कहेंगे सर ये नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है, तो ये क्या है? द्विगुणित है। फिर उसके बाद वो अगला सवाल पूछेगा, उसको अच्छा लगता है ये सवाल, ये पूछता है कि भ्रूणीय विकास हो रहा है, उस भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका का नाम बताओ। तब भी अपना उत्तर क्या होगा? युग्मनज होगा। क्या होगा? अब कुछ इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि जो शैवाल है, क्या है? शैवाल है, कवक है। जो शैवाल और कवक है उसमें जो युग्मनज बनता है, ठीक है, ये युग्मनज बनता है। ये युग्मनज प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव की सुरक्षा कैसे करता है? युग्मनज प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें जीव की सुरक्षा कैसे करेगा? प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन की सुरक्षा कैसे करेगा? तो आपको बताना है युग्मनज अपने चारों ओर क्या करेगा बच्चों? युग्मनज अपने चारों ओर क्या करेगा? एक अपने चारों ओर ऐसा आवरण बना लेगा, यानी एक सुरक्षात्मक एक परत बना लेगा। ये विश्रांति अवस्था में रहेगा, यानी ये काफी समय तक निष्क्रिय रहेगा। जैसे पानी की कमी है, तापमान ज्यादा है, तो युग्मनज अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है। क्या बना लेता है मेरे प्यारे बच्चों? एक आवरण बना लेता है। और इसको अपन कुछ जैसे शैवाल और कवक के अंदर नाम भी दे रखा होता है कि निषिद्धांड बन गया, यानी एक आवरण बन गया इसके चारों तरफ। ये आवरण इसको शुष्क परिस्थितियों में क्या करेगा? नष्ट होने से रोकेगा, यानी इसका शुष्कन रोकेगा और इसकी क्षति होगी उसको नष्ट होने से रोकेगा। अनुकूल परिस्थिति आएगी
तो ये क्या होगा, अंकुरित होगा और एक नया पादप बना देगा। तो इस तरह से यहां से एक क्वेश्चन पुटअप करता है टीचर कहता है कि शैवाल और कवक में है जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, जब शैवाल और कवक है उनको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल गई, जैसे पानी कम है, तापमान ज्यादा है, या मान लो अंकुरण के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो युग्मनज किस तरह से सुरक्षित होता है, तो युग्मनज के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। इस आवरण के कारण ये क्या हो जाता है, इसका शुष्कन नहीं होता है और इसकी क्षति नहीं होती है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अंकुरित हो जाता है और एक नया पादप बना देता है। ये अपने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन पुटअप होता है, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। वैसे इतना क्या होता है डीप में ढूंढते नहीं है टीचर, लेकिन आरबीसी का कोई भरोसा नहीं है, वो मान लो लाइन से लाइन पूछते हैं, टीचर को पेपर सेटर को कहते हैं आप पेपर बनाओ, तो उनको क्या करना पड़ता है, 20 से प्रश्न उठाना पड़ता है। 20 से प्रश्न वो ऐसे उठा लेते हैं कि युग्मनज अपनी क्षति को रोकने के लिए या अपने शुष्कन को रोकने के लिए अपने चारों तरफ निष्क्रिय आवरण बनाता है। ये निष्क्रिय आवरण क्या करता है, इसको सुरक्षा देगा और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये क्या होगा, अंकुरित होगा। अब बच्चों इसमें क्या है, अब अपने इसमें एक जीवन चक्र की घटनाएं हैं। कैसी है, जीवन चक्र की घटनाएं। मैं आपको समझाता हूं किस तरह से जीवन चक्र होगा, फंडा आपका क्लियर कर देंगे। 11वीं में से आपने ये पढ़ रखा है, लेकिन अपने थोड़ा समझाते हैं आपको। पादपों में जीवन चक्र 3 घटनाओं में बांटा गया है। कितनी घटनाओं में, यानी जीवन चक्र को 3 भागों के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जीवन चक्र को 3 भागों में पीढ़ी एकांतरण कह सकते हैं, पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र की अवस्था है या जीवन चक्र, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या कहते हैं, ये 3 तरह का होता है। पहला होता है अगुणित पीढ़ी एकांतरण। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान से समझना। दूसरा होता है द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण। क्या होता है, द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण। द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण के बाद तीसरा होता है जिसका नाम है अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया तो आगे, नहीं तो आपको समझ में आना बहुत मुश्किल है टॉपिक, ठीक है। बहुत भारी पड़ता है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। अब क्या होता है, टीचर समझा के परेशान हो जाता है, लेकिन बच्चा क्या है कि जब तक इसको अपने लाइफ में नहीं लेगा, अपने आसपास नहीं देखेगा, तब तक ये उसको समझ में नहीं आ सकता है। अगुणित को अपन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश थोड़ी इसमें सरल है, हैप्लॉन्टिक। क्या है, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये है डिप्लॉन्टिक। क्या है, डिप्लॉन्टिक। और ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है बच्चों, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये थोड़ा क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं आपको आपके दैनिक जीवन से समझाता हूं कि आप अपने आसपास जो देखते हो इसको द्विगुणित को समझाते हैं। पहले क्या है, द्विगुणित को समझाते हैं अपन। आपको एक एक चीज को क्लियर करेंगे, आपको इसको ध्यान से समझना। अगर ध्यान से आपने समझ लिया तो आप आराम से इसको क्या करोगे, क्लियर कर लोगे। डिप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। अब डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है, सबसे पहले पादप की 2 अवस्था होती है। एक का नाम होता है बीजाणु उद्भिद। क्या होता है, एक का नाम होता है बीजाणु उद्भिद अवस्था, स्पोरोफाइटिक, और दूसरी होती है युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद अवस्था, ठीक है, गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, ये है गैमेटोफाइटिक और ये स्पोरोफाइटिक, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, बहुत ही बच्चों एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। एक मेरे पास ये बीज है, आपके पास भी बीज ले सकते हो। बीज को आपको क्या करना है, जमीन में बोना है। बीज को जमीन में बोते हो, एक पौधा उगता है, उगता आपके आसपास पौधे उगे होंगे, पौधा उग गया। अब आप कहोगे ये बीज आपने लिया, ध्यान से कहानी की तरह सुना रहा हूं मैं आपको समझ में आ जाएगा। बीज उगाया आपने, पौधा उगा, पौधा काफी लंबे समय तक जिंदा रहता है। ये पौधा है वो बीजाणु उद्भिद है। क्या है, नाम से पता चल रहा है बीज से उगा है, इसलिए इसका नाम है बीजाणु उद्भिद। जो बीज से पैदा होता है उसको कहते हैं बीजाणु उद्भिद। ये प्रभावी होता है और इसका जीवन चक्र क्या होता है, लंबा होता है।
ठीक है, समझ गए बात को। दो चीजें याद रखनी, बीजाणु उद्भिद प्रभावी है और इसका जीवन चक्र क्या है, अधिक है। मैं आपको आपके आसपास घटना ले जा रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ गए, ये दोनों आप समझ लोगे, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा ये दोनों में क्या होगा, आपको ये दोनों समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों आप देखते नहीं हो अपने आसपास। ये सवाल होगा, ये अपने टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा होगा। इसके एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियो स्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी आवृत बीजी अनावृत बीजी है, इसलिए ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपने देख रखा और अपने हाथ से आप बीज बोते हो। बीज को आपने बोया तो बीज से पौधा होगा, ये पौधा है, इस पौधे को कहते हैं बीजाणु उद्भिद। क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। ये प्रभावी होता है और इसका जीवन चक्र लंबा होता है। ये हो गई बात। अब इसके ऊपर पुष्प आए, क्या है बच्चों, पुष्प आए। पुष्प के अंदर क्या होते हैं, पुष्प के अंदर आपको बताना है पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। और इसके अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक। इसके अंदर क्या बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मादा युग्मक बन गए। नर युग्मक मादा युग्मक बन गए। फिर इसके बाद इनका हुआ संलयन और क्या बना, द्विगुणित युग्मनज बन गया। अब अपन कह रहे हैं कि ये बीज, ये जो पुष्प है और ये पुष्प से युग्मक बने हैं, ये किसको निरूपित करते हैं, युग्मोद्भिद को। तो पहला पॉइंट, युग्मोद्भिद किसके ऊपर आश्रित है, युग्मोद्भिद बीजाणु उद्भिद पर आश्रित है। सबसे पहला पॉइंट आप बताओ कि युग्मोद्भिद किसके ऊपर आश्रित है, बीजाणु उद्भिद पर। दूसरा पॉइंट, इसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। इसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। तीसरी विशेषता, युग्मोद्भिद क्या है, अगुणित है, और बीजाणु उद्भिद क्या है, द्विगुणित है। क्या है, द्विगुणित है। अब इसके बाद ये युग्मनज बना, युग्मनज से क्या हो गया, भ्रूण बना, और भ्रूण किसके अंदर होता है, बीज के अंदर। यानी इससे फिर बीज से क्या करेंगे, नया पौधा उगेगा। तो इसका जीवन काल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कम है। इसका जीवन काल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा है। तो इसमें बीजाणु उद्भिद है और युग्मोद्भिद है। बीजाणु उद्भिद है, युग्मोद्भिद है, बीजाणु उद्भिद है, युग्मोद्भिद एकांतर क्रम में। बीज बोया, पौधा लगा, पौधे के अंदर पुष्प आए, पुष्प आती अपन ने कहा युग्मोद्भिद है। फिर उसके बाद इससे क्या हुआ, नया पौधा फिर बना, अगला पौधा आप उगा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये फिर अल्टरनेट चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बीज को बोते ही पहले पुष्प आएंगे, बीज को बोते ही पहले पौधा लगेगा, पौधा लगेगा तो उसमें पुष्प आएंगे। पुष्प का जीवन काल कम होता है, पुष्प का जीवन काल कम होता है। और पुष्प किसको निरूपित करता है, युग्मोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, इनका जीवन काल कम होता है, ये अगुणित होते हैं। अब अपन कह रहे हैं युग्मोद्भिद अगुणित होता है, हो रहा है अगुणित। बीजाणु उद्भिद द्विगुणित होता है। युग्मोद्भिद आश्रित होता है किसके ऊपर, बीजाणु उद्भिद पर। और उसके बाद ये जो बीजाणु उद्भिद है वो क्या है, मुख्य है, कैसा है, और इसका जीवन चक्र अधिक है, यानी इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ गए बच्चों, ये अपने ध्यान रखना है। इसको कहते हैं द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं, एक बार इसको वापस मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अपन इसको पढ़ लेंगे। अपन थोड़ा समझ गए होंगे बच्चों किस तरह से ये पीढ़ी एकांतरण है। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको साइड वाले दोनों समझ में आ जाएंगे। ये ऐसे कह रहा है कि अपन ने जब देखा, आपको अगर फोन में थोड़ा कम दिखे, डार्क दिखे, तो आप क्या ब्राइटनेस इंक्रीज कर लो बच्चों, जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं द्विगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। द्विगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पढ़ रहे हैं, द्विगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। अब द्विगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण ऐसे होगा कि आपके सामने क्या है, आपके सामने ऐसे हैं कि अपन ने ये पौधा देखा है, ये पौधा किससे उगा है, बीज से। ठीक है, बीज से उगा है, तो अपन कह रहे हैं बीज से पौधा उगा, इस पौधे को कहते हैं बीजाणु उद्भिद। क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। समझ गए, ये प्रभावी होता है, मुख्य होता है, और इसका जीवन काल अधिक होता है। और सबसे मेन विशेषता क्या है, ये द्विगुणित होता है। बीजाणु उद्भिद तो द्विगुणित ही होगा, ठीक है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इस पौधे के ऊपर पुष्प लगते हैं।
पुष्प के अंदर नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, और नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ये क्या है? ये युग्मोद्भिद है। क्या है? ये नर युग्मक और मादा युग्मक बने, ये युग्मोद्भिद है। ये युग्मोद्भिद क्या है ये आपको बताना है। पर किसके ऊपर निर्भर है? ये निर्भर है बीजाणुद्भिद पर। किस पर निर्भर है? बीजाणुद्भिद पर निर्भर है। इनका जीवन काल कम है, जीवन काल क्या है? कम है। ठीक है। और फिर ये आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं, सिनगैमी होती है इनकी। और क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज बनता है। और द्विगुणित युग्मनज से मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? नया पौधा। तो ये द्विगुणित युग्मनज इससे बनेगा भ्रूण, और भ्रूण से फिर नया पौधा। अब आपके एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको इस तरह से शो करना है। ये आप बताओगे नर युग्मक ये है जो पीढ़ी है गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। इसका लाइफ स्पेन होता है शॉर्ट। ये है स्पोरोफाइट, इसका लाइफ स्पेन होता है लॉन्ग। ठीक है। ये अपन कह रहे हैं ये क्या है? ये गैमेटोफाइट है। इस तरह से ये गैमेटोफाइट है। इसका लाइफ स्पेन क्या है? इसका लाइफ स्पेन आपको बताना है कब है। अब अपन यहाँ पे क्या स्पोरोफाइट है, इसके अंदर स्पोर बन गए, अपन कह रहे हैं स्पोर बन गए। फिर यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट के अंदर स्पोर बनाने, गैमेट्स बनाने और गैमेट्स को आपस में फ्यूज करना है। तो ये द्विगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके आसपास है, उनको आपने देख रखा है। अब अपन क्या करते हैं? अगुणित प्रकार का बताते हैं। किस प्रकार का? अगुणित प्रकार का आपको पीढ़ी एकांतरण बताते हैं। ये मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है कि इस तरह से क्या होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरे से भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। अगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। अब अपन समझते हैं कि इस तरह से क्या होगा। वापस हैप्लॉन्टिक पर, हैप्लॉन्टिक टाइप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जैसे कुछ शैवाल में पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है शैवाल। शैवाल के नाम क्या हैं? सबसे पहले है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के बाद दूसरा है वॉलवॉक्स। क्या है? वॉलवॉक्स। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा। मैंने इस सीवीएस याद कर लेना। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा। सीवीएस क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा। इन शैवाल के अंदर अगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये शैवाल है, ये शैवाल उगा हुआ है यूलोथ्रिक्स से। क्या है? ये अपन कह रहे हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा मान लेते हैं। ये क्या है? ये अगुणित युग्मोद्भिद है। ये क्या है? अगुणित युग्मोद्भिद है। इसका जीवन काल क्या होता है? अधिक होता है। लंबे समय तक ये जीवित रहता है पानी के अंदर। इसकी सब कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र के कितने समुच्चय हैं? एक समुच्चय है, एन है सब। पूरी बॉडी क्या है? बॉडी की सब सेल एन है, इसलिए इसका नाम है अगुणित युग्मोद्भिद। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर युग्मक बनेंगे। कौन से विभाजन से बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां ध्यान रखना है, समसूत्री विभाजन। कैसा होगा? समसूत्री विभाजन। कितने युग्मक बनेंगे? एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। एक नर युग्मक बन गया, या आइसोगैमस प्रकार का नर युग्मक, मादा युग्मक। ये भी किसको निरूपित कर रहा है? युग्मोद्भिद को। किसको निरूपित कर रहा है? अभी तक युग्मोद्भिद चल रहा है। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हुए। नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हुआ? संलयन हुआ, यानी सिनगैमी हुआ। इसका क्या हुआ? सिनगैमी, निषेचन हुआ, संलयन हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों बन गया द्विगुणित युग्मनज। क्या बन गया? द्विगुणित युग्मनज। ये द्विगुणित युग्मनज है, ये है बीजाणु उद्भिद। क्या है? बीजाणु उद्भिद। क्या है? बीजाणु उद्भिद। इसका जीवन काल बहुत कम, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, और ये कुछ समय तक रहता है। तुरंत ये क्या होगा? इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसका कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होते ही बनेंगे स्पोर। क्या बनेंगे? स्पोर। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। फिर स्पोर बनेंगे, स्पोर बन गए इसके स्पोर। द्विगुणित युग्मनज से 4 स्पोर बन गए। कितने बन गए? 4 स्पोर बन गए।
इस स्पोर को अपन कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं? बीजाणु। और फिर ये बीजाणु हैं, ये कहीं जाके बैठते हैं और अंकुरित होकर इस तरह से नया पौधा बना। तो आसमानी आपको ज्यादा दिख रहा है या लाल ज्यादा दिख रहा है? पहले तो मेरे को ये बताओ, आप अपनी नॉर्मल भाषा में मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने इसमें आसमानी ज्यादा ब्लू ज्यादा बनाया या लाल ज्यादा बनाया? आपने सही कहा सर, आपने रेड है वो ज्यादा नहीं बनाया है, ब्लू ज्यादा बनाया है। आप एक बार डर गए सर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा बच्चों, आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, मैं जानता हूं। तो अपन कह रहे हैं ये द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तो बिल्कुल कम समय तक जीवित रहता है। मैन इसमें कौन है? अगुणित। और ये अगुणित है वो युग्मोद्भिद है। क्या है? अगुणित है वो युग्मोद्भिद है। तो इसको कहते हैं अगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। और ये मुख्य यही है, बेचारा ये द्विगुणित युग्मज आया, थोड़े टाइम के लिए आया और आके किस में बदल गया? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु में बदल गया। अब बताओ बीजाणु या अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो बीजाणु कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? बीजाणु होंगे अगुणित। तब इससे ये जो युग्मक बनेगा, वो जो पादप बनेगा वो कैसा होगा? अगुणित। आप बच्चों ने सवाल कर लिया सर ये द्विगुणित युग्मक से जो स्पोर बने हैं, ये स्पोर है वो कैसे हैं? तो ये स्पोर आपको बताना है, स्पोर है वो अगुणित है। इसको थोड़ा और अच्छा क्लियर बना देते हैं। क्या करते हैं? इसको और अच्छा क्लियर बना देते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर। ये बन गए। इसके आगे एन लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं बीजाणु। क्या लिख देते हैं? बीजाणु। और ये बीजाणु हवा में उड़ेंगे, जल में तैरेंगे और कहीं जाके स्थानबद्ध होके दया बना देंगे। अब इसका होगा अंकुरण अनुकूल परिस्थिति पर और इससे युग्मोद्भिद बढ़ेगा। बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो अगुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण ये हो गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैन कौन है? मैन अपने जैसे ये वापस वही डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें ये क्या करते हैं, ये युग्मज है उसको इतना सही बताते हैं। बन गया, कैसे बना है? ये नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बना। ये नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन हुआ, इससे बाहर बनाया। नर युग्मक थोड़ा बाहर बनाते हैं। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इसका संलयन हुआ, क्या बना? ये द्विगुणित युग्मज बना। और द्विगुणित युग्मज को यहां लाके अपन क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे। स्पोर बन गए। स्पोर आप कहोगे सर ये क्या होगा? थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, 1 2 3 और 4। फिर स्पोर से ये नया पौधा उगा देंगे। इसको कहेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है मेरे प्यारे? ये स्पोर ब्लू बनाओ, सिर्फ यह युग्मज है द्विगुणित, बहुत छोटा। यह अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ध्यान रखना, बीजाणु बने तब। फिर उसके बाद ये क्या है? ये स्पोरोफाइट बना है। क्या बना है? सॉरी, गैमेटोफाइट। ये बना है गैमेटोफाइट, यानी इसको कहते हैं अपन मैन जो है वो गैमेटोफाइट है, इतना सारा। और यहां युग्मज है उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन। समझ गए? अब इसके बाद तीसरा है। तीसरा तो क्या है? बिल्कुल सिंपल ही, अपने उससे भी सिंपल। अब दोनों समझ में आ गए हैं आपको। एक चीज मेरा क्वेश्चन है, बताओ इसमें द्विगुणित युग्मज है उसका कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री। कौन सा हुआ है? अर्धसूत्री हुआ है। ये अपने ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन इसमें तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है अगुणित द्विगुणित। अगुणित द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत इजी है। अब इसको आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होता है। ये पाया जाता है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में। किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है। इसमें मुख्य पादप है, जो मुख्य पादप है वो वही युग्मोद्भिद होगा। क्या होगा? मुख्य पादप युग्मोद्भिद होगा। मुख्य पादप अगुणित युग्मोद्भिद होता है, ठीक है। जैसे रिक्सिया वगैरह है, इसमें मुख्य पादप है ये है, इस तरह से ये रिक्सिया है, इसमें क्या है? ये मुख्य पादप है अगुणित है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या बनते हैं? इसमें बनते हैं पूदानी और स्त्रीदानी, और इससे बनते हैं युग्मक। क्या बनते हैं? युग्मक।
नर युग्मक और मादा युग्मक, पुंबाणु और अंड कोशिका। पुंबाणु बन गया, अंड कोशिका बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का संलयन होगा। संलयन होते क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज। ये द्विगुणित युग्मनज बन गया मेरे प्यारे बच्चों, द्विगुणित युग्मनज बन गया। द्विगुणित युग्मनज बनते ही ये क्या था, ये था अपने युग्मोद्भिद पीढ़ी। क्या थी, युग्मोद्भिद पीढ़ी। फिर द्विगुणित युग्मनज है, उससे क्या हुआ, उससे 4 कोशिका बनी। कितनी, 4 कोशिका बनी, ठीक है। कौन से विभाजन से बनी, अर्धसूत्री विभाजन से। कौन से अर्धसूत्री विभाजन से। और ये 4 कोशिका बनने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर ही ये रहता है, जो द्विगुणित बीजाणु उद्भिद है वो इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद बना है वो इसके ऊपर ही आश्रित रहता है। उसके अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, इसके अर्धसूत्री विभाजन से वापस ये युग्मोद्भिद बनेगा। 4 कोशिकाएं बनेगी, स्पोर्स बनेंगे। इन स्पोर्स से वापस क्या बनेगा, ये पादप बनेगा। तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है इसके ऊपर डिपेंड रहता है और ज्यादा डिस्टर्बेंस, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। इसका लाइफ स्पेन और इसका लाइफ स्पेन लगभग इक्वली होता है। यानी मेन तो ये गैमेटोफाइट है, मेन तो युग्मोद्भिद है, लेकिन बीजाणु उद्भिद मैंने बनाया है वो काफी टाइम तक क्या होता है इसके अंदर रहता है। कुछ टाइम के बाद इसमें 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, फिर उसके बाद इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मोद्भिद बनता है। तो इनका जीवन चक्र है वो बराबर होता है, इसलिए इसका नाम अगुणित द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण पड़ गया है, ठीक है। इसमें सवाल पूछा कि मुख्य कौन है, तो मुख्य युग्मोद्भिद है, लेकिन लाइफ स्पेन में अपन कंपैरिजन करेंगे तो लाइफ स्पेन में ज्यादा इनका डिफरेंट नहीं आएगा, ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन इसका क्या है, भ्रूणोद्भवन पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों ये अपने पीढ़ी एकांतरण के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब भ्रूणोद्भवन पढ़ते ही अपन चैप्टर को, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, मैंने तीनों चैप्टर बच्चों आपको पढ़ा दिए हैं। मैं आपको जल्दी क्या है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तीनों चैप्टर्स के आप लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। अब अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है अपने भ्रूणोद्भवन। इसमें बच्चों 2-3 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, 1 लाइन के, ठीक है। सबसे पहले अपन कहेंगे भ्रूणोद्भवन क्या है वो समझाते हैं। हाँ, तो अपन भ्रूणोद्भवन पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले इसकी परिभाषा, भ्रूण बनने की क्रिया को, भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भवन कहते हैं, ठीक है। यानी भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन। अब अपने मन में सवाल आता है कि भाई ये भ्रूण बनने की क्रिया है, इसमें क्या होता है, इसमें ये द्विगुणित युग्मनज है, क्या है, द्विगुणित युग्मनज है, उसका होता है कोशिका विभाजन। द्विगुणित युग्मनज का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका विभाजन। क्या होगा, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन से क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। फिर कोशिका की संख्या बढ़ गई तो सबको ठिकाने भी करना है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के बाद होता है कोशिका विभेदीकरण। क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण। अब कोशिका विभेदीकरण की परिभाषा थोड़ी आपको बता देते हैं। यानी कोशिकाएं क्या होती हैं, विशिष्ट कार्य करने के लिए, कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने हेतु, किस हेतु, विशिष्ट कार्य करने हेतु अंग और उत्कों में अंगों व उत्कों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने हेतु अंगों व उत्कों का निर्माण करती हैं, इसको अपन कहते हैं विभेदीकरण यानी डिफरेंटिएशन। ये कोशिका है, ये पाचन का काम करने के लिए क्या करेगी, पाचन तंत्र बना देगी। तो कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग अंग और उत्कों का निर्माण करती है, इसको कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। क्या कहते हैं, कोशिका विभेदीकरण। अब आ गई परिभाषा, क्या आ गई, 2 परिभाषा आ गई। एक है सजीव प्रजनक और एक होते हैं अंड प्रजक, 2 तरह के प्राणी। तीसरे और होते हैं अंड सजीव प्रजक, वो अपने दे ही रखा, अपन बताएंगे क्यों। तो सजीव प्रजनक जो अपने समान क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जो अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं सजीव प्रजनक। और जो अंडे देते हैं, क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं, जैसे कि पक्षी, क्या है,
पक्षी है, छिपकली है, ये अंडे देते हैं। फिर अंडे के चारों तरफ आपको पता है किसका आवरण होता है, कैल्शियम युक्त कवच होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम युक्त कवच होता है। ये इसको सुरक्षा देता है, क्या करता है, सुरक्षा। फिर इसका क्या किया जाता है, इसको उष्मायान किया जाता है, इसके ऊपर पक्षी बैठता है, इसको गर्मी मिलती है और इसके अंदर से निकलता चूजा, क्या निकलता है, बच्चा। तो इस तरह से वे प्राणी जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उनको कहते हैं अंडपरचक। क्या कहते हैं, अंडपरचक। और जो अपने समान संतान, जैसे मनुष्य क्या करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं सजीव प्रजनन। अब एक होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं बच्चों, इसको कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं, जरायुज। क्या कहते हैं, जरायुज लिखा हो, वीवी पोरस लिखा हो, क्या लिखा हो, वीवी पोरस लिखा हो, तो भी आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं, अंडज। ओविपोरस। क्या कहते हैं, ओविपोरस। ठीक है। तीसरे और होते हैं जिसको कहते हैं सजीव अंड जरायुज। अंड जरायुज क्या होते हैं, अंड जरायुज, जो क्या करते हैं, अल्प विकसित बच्चे देते हैं। क्या करते हैं, अल्प विकसित बच्चे देते हैं। जैसे कंगारू, कंगारू क्या करता है, अल्प विकसित बच्चे देता है। फिर उनके अंदर एक थैला पाया जाता है, उस थैले के अंदर उस अल्प विकसित बच्चे को डाल देते हैं, और जब वो पूर्ण विकसित होता है तो वो शरीर उस थैले से बाहर आ जाता है। ऐसा वो कहते हैं अंड जरायुज, जैसे कंगारू। ठीक है, यानी ओविपोरस, ओविपोरस। ये सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे पूर्ण विकसित बच्चे नहीं देते, जैसे ये अपने समान पूर्ण विकसित शिशु उत्पन्न करते हैं, ये ऐसा नहीं करते बच्चों। ये अल्प विकसित शिशु अंदर उत्पन्न करते हैं, फिर वो थैलों के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अपन कहते हैं ये क्या है, ये अंड जरायुज है, ये अंडपरजक है, और ये जरायुज है। जरायुज जो अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे, अंडज जो अपने अंडे देंगे, और अंड जरायुज जो अल्प विकसित बच्चे देंगे। अब अपन क्या करते हैं, एक पुष्पों के अंदर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फल का निर्माण। उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी बुक ने क्वेश्चन पूछ लिया है, उस क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको 12th की पूरी बायोलॉजी A to Z करा दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपके जब आप 2-3 महीने बाद वापस देखोगे, मेरे चैनल पे आओगे, तो आप कहोगे सर पूरी बायोलॉजी हमें याद है। लगातार मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। अब अपन पढ़ेंगे जिसका नाम देखो, फल का निर्माण है। किसका निर्माण है, फल का निर्माण। एक टॉपिक दे दिया इन्होंने, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया इसके अंदर, इसलिए करा रहे हैं। अब ऐसे है कि ये क्या है, पुष्प है। इस पुष्प का ये बाह्य दल है, क्या है, ये बाह्य दल है। क्या है, बाह्य दल है ये पुष्प का। और ये पुष्प के अंदर रंगीन क्या है, दल है। क्या है, ये रंगीन रंगीन दल है। फिर इसके अंदर ये पुमंग है, ये क्या पुमंग है। और फिर इसके अंदर ये क्या है, जायांग स्त्री केसर है। ठीक है, जायांग स्त्री केसर इस पुष्प के अंदर। ये हो गया बाह्य दल। क्या हो गया, बाह्य दल, हरे हरे रंग का। फिर ये हो गया दल, लाल लाल रंग का। ये हो गया पुमंग, जानते आप सब, बताने की आपको जरूरत नहीं। ये जायांग। अब जायांग के बाद ये क्या, इसके अंदर है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ये गोल संरचना होती है जिसका नाम होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड। क्या होता है, बीजांड। ठीक है, अब इस अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है, फल। ठीक है, और बीजांड से बनता है बीज। फल के अंदर ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बीज होता है। समझ गए, ये क्या है, ये अंडाशय भित्ति है, ये अंडाशय भित्ति है। ये क्या है, अंडाशय भित्ति है। और इसके अंदर ये क्या है, ये बीजांड है। क्या है, बीजांड है। इस बीजांड से क्या बन गया, बीज। क्या बन गया, बीज। और इस अंडाशय भित्ति से क्या बन गई, ये फल भित्ति। मटर देखा आपने, इस तरह से। ये क्या है, ये है बीज, और ये है फल भित्ति। फल भित्ति पतली होती है ना बच्चों, फल भित्ति। मटर का छिलका देखा होगा आपने, इसको कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ पी और ऐसे लिखा हुआ एस। ठीक है, पी मतलब है फल भित्ति यानी पेरिकार्प, और एस मतलब सीड, बीज। अब इसमें फल भित्ति बिल्कुल पतली है। अंडाशय भित्ति से क्या बनी, अंडाशय भित्ति से मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, फल भित्ति। और बीजांड से क्या बना, बीज बना।
अंडा से भित्ति से बनी, फल भित्ति और बीजांड से बना बीज। ठीक है, तो इस तरह से अब इन्होंने एक सवाल पूछा है कि बाह्य दल जड़ जाते हैं, दल जड़ जाते हैं, पुमंग जड़ जाते हैं, जायांग जड़ जाता है, सिर्फ अंडाशय से क्या बनता है, सिर्फ इस अंडाशय से बनता है फल। ऐसे फलों के नाम बताओ, ऐसे फलों के नाम बताओ, ऐसे फलों के नाम बताओ जिनमें बाह्य दल जुड़ा हुआ रहता है, बाह्य दल जुड़ा रहता है, यानी बाह्य दल जड़ता नहीं है, नष्ट नहीं होता है और फल के साथ जुड़ा रहता है। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, मेरे पास वैसे पेन तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं कोशिश करता हूं डायग्राम और आप पहचान जाओगे। ये मैंने एक फल बनाया है जिसकी सब्जी पसंद नहीं आती आप लोगों को। आप कहते हो कि ये क्या सब्जी है सर, इतनी ज्यादा कोई मम्मी बनाती है, आप कहते हो ये क्या बना दिया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाया मैंने? बैंगन। बैंगन में ये हरा हरा क्या है? बाह्य दल। तो इसमें ये बाह्य दल जड़ा नहीं, बाह्य दल जड़ा नहीं। तो इस तरह से आपने ऐसे फलों कह दिया था। फिर अपन को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अपन बहुत मेहनती, आप बेफिक्र रहो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक फल फिर बना रहा हूं। फल है, ठीक है, लाइकोपार्सिक मैस्कुलेंट में। आप थोड़ा आप कहोगे सर ये क्या बनेगा, ये आपको इस तरह से, ये आपके पास पहुंचती नहीं, टूट जाती, लेकिन कभी कभी मिलती है। टमाटर क्या है? टमाटर। आप कहोगे सर ये मजा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, याद रखो। अब अपन एक और फल बनाते हैं। ये इस तरह से फल है, इस फल के ऊपर भी क्या है, यहां ये हरा हरा जुड़ा हुआ रहता है। इसकी सब्जी तो आपको अच्छी लगती है थोड़ी। भिंडी क्या है? भिंडी। हंसना मत बच्चों, ठीक है। तो ये भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, इसमें मिर्च है, इसमें बाह्य दल क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? बाह्य दल जुड़े रहते हैं। तो आपने सवाल पूछ लिया, ऐसे फलों के नाम बताओ जिनमें बाह्य दल जड़ता नहीं है और फल के साथ लगा हुआ रहता है, यानी ये है स्थायी। क्या है? स्थायी। यानी अपन कहते हैं, आप किसी को आशीर्वाद देते हो ना, चिरंजीवी भवा, यानी लंबे समय तक जीवित रहना, ये होते हैं चिरलग्न। क्या होते हैं? चिरलग्न, यानी लंबे समय तक इसके साथ चिपके हुए रहते हैं। आप घर लाते हो, फिर उतार के फेंकते हो, ठीक है, तो खाते भी है लोग, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा में युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? और लैंगिक जनन करने वाले जीव है वो जटिल प्राणी क्यों होते हैं? जटिल संरचना वाले प्राणी लैंगिक जनन क्यों करते हैं? ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप वीडियो में देखें। कहते हैं एक्चुअल में निषेचन है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और बहुत रोचक घटना है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन कहते हैं निषेचन की परिभाषा क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन के नाम से जाना जाता है। या इसको लिख सकते हैं सिनगेमी। सिन का मतलब होता है जुड़ना, सिन मतलब होता है जुड़ना और गैमी का मतलब होता है युग्मक, युग्मकों का आपस में जुड़ना। यदि युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। निषेचन का परिणाम है द्विगुणित युग्मज का निर्माण होना। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों? द्विगुणित युग्मज बनता है और द्विगुणित युग्मज से क्या होगा? आगे भावी भ्रूण का निर्माण होगा, यानी भावी संतान बनेगी। ये जो द्विगुणित युग्मज है ये प्रथम कोशिका है। क्या है? प्रथम कोशिका है भ्रूणीय विकास की। जो भ्रूणीय विकास होगा
उसकी ये कैसी कोशिका है, ये भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका है। ये जो युग्मनज है ये भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका है, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। और ये सदैव द्विगुणित होती हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसमें तो एक लाइन दे देते हैं, आपको बता देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और द्विगुणित युग्मनज बनता है, और इससे क्या होता है, इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। निषेचन से जो द्विगुणित युग्मनज बनेगा उससे भावी संतान का निर्माण होगा। इस तरह से अपन कहते हैं कि ये द्विगुणित युग्मनज प्रथम कोशिका है भ्रूणीय विकास की, ठीक है। अब अपन कहते हैं एक इसमें सवाल बनता है, अनिषेक जनन क्या होता है बच्चों? सोचो, बिना निषेचन भ्रूण बने। आपने आज तक कल्पना तो बहुत की होगी। ये कल्पना करो कि ये अंड कोशिका है, ये बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाए, या मादा युग्मक है उसके बिना निषेचन भ्रूण बन जाए। अपने जो टॉपिक है उसका नया निषेचन के अंदर एक टॉपिक दे दिया इन्होंने, अनिषेक जनन। क्या दे दिया? अनिषेक जनन, या इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस तो बिना निषेचन, यानी अंड कोशिका के बिना निषेचन, अंड कोशिका की जगह अपन कह सकते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक के बिना निषेचन, मादा युग्मक के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, मादा युग्मक के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, तो अपन इसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। मादा युग्मक के बिना निषेचन यदि भ्रूण बन जाता है, यदि क्या बन जाता है बच्चों? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब आपको, वैसे तो बच्चे इंटेलिजेंट है, वो समझ जाते हैं आ का मतलब होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट होना? निषेचन का एब्सेंट होना। यानी अंड कोशिका है वो बिना निषेचन क्या होती है? भ्रूण का निर्माण करती हैं। अब आपको यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों ये होता है वास्तव में। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी है। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक पक्षी दे रखा है, पक्षी का नाम भी दे रखा है टर्की पक्षी, ठीक है। अब आपका काम है इसको सर्च करना गूगल पे, टर्की कैसा दिखता है। फिर उसके बाद और किसके अंदर कैसे अंडे के बिना निषेचन भ्रूण बनता है, पक्षी हो गया। फिर उसके बाद में एक छिपकली है। क्या है? छिपकली है। इस छिपकली का भी नाम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं नाम बड़ा अच्छा है, लेजर्टा। क्या दे रखा है? मैंने पढ़ रखा है बुक के अंदर, लेजर्टा सेक्सिकोला, ये नाम है छिपकली का। इस छिपकली में नर होता ही नहीं, मादा ही होती। बहुत सुंदर मस्त ये छिपकली है, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, लेजर्टा सेक्सिकोला। इसमें नर होता ही नहीं है, मादा होती है। मादा अंडे देती है, अंडों से वापस क्या होती है? छिपकली बनती, जो मादा ही होती है। तो ये लेजर्टा सेक्सिकोला छिपकली है। इसमें बिना निषेचन क्या होता है, आगे आपको बताना, संतान बन जाती है। फिर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, रोटीफर्स। क्या है? रोटीफर्स है। तो ये आपको कुछ क्या है एग्जाम्पल बताएं। अब मैं आपको मधुमक्खी की कहानी सुनाता हूँ, मधुमक्खी में किस तरह से क्या होता है बच्चों, ठीक है। मधुमक्खी कहानी सुनोगे आप कहोगे सर ऐसा भी होता है क्या? मधुमक्खी के छत्ते के अंदर 3 सदस्य होते हैं। एक होता है राजा। क्या होता है? राजा, किंग। क्या होता है? किंग। इसको ड्रोन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नर है ये। क्या है? ये नर है, ये प्रजननशील है। क्या है? बच्चे उत्पन्न कर सकता है। दूसरा क्या होता है? रानी। रानी एक ही होती है, क्वीन, ठीक है, ये मादा होती है। रानी नाम से ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे बेचारे श्रमिक, दिन भर काम करते हैं, संख्या में सबसे ज्यादा, लेकिन अप्रजननशील है। क्या है? अप्रजननशील। आप कहोगे सर हमें बताओ ये बने कैसे? तो राजा और रानी, रानी क्या करती है? उड़ान भरती है। क्या करती है? उड़ान भरती है। उड़ान भरती है तो क्या होता है? राजा उसके संपर्क में आता है और अपने शुक्राणु उसको दे देता है। अब ये जैसे अंडाणु है, अंडाणु 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। अगर शुक्राणु के साथ अंडाणु मिल जाएगा तो क्या होगा? निषेचन होगा, और निषेचन से क्या बनेगा? भ्रूण। क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा बन गया। ये राजा है, इसने शुक्राणु दिए, और ये रानी, इसने अंडे दिए, ठीक है। इस अंडे के साथ ये क्या हुआ? शुक्राणु मिला या निषेचन हुआ है। अब आप कहोगे सर हम तो अनिषेक जनन पढ़ रहे बेटा, ये भी आएगा आपके, ठीक है, इससे भी बढ़ाऊंगा संतान, थोड़ा धैर्य रखो।
तो ये लार्वा है, इस लार्वा का क्या होगा, इस लार्वा को आपको खिलानी है रॉयल जेली। क्या खिलानी है, रॉयल जेली। एक सही शहद होता है, छत्ते के अंदर क्या होता है, एक रॉयल जेली होती है। यदि लार्वा को आपने रॉयल जेली खिलाई है तो बनेगा मादा। क्या बनेगी, और इस बेचारे को आपने रॉयल जेली नहीं खिलाई है, हर किसी को तो अब ये शाही शहद खिला नहीं सकते हैं। 4-5 मधुमक्खियां ही मादा बनती है, बाकी सब क्या होते हैं, श्रमिक बनते हैं। रॉयल जेली नहीं खिलाई तो क्या बनेगा, श्रमिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्रमिक बन जाएगा। तो इस तरह से ये घटना होती है। अब ये रानी क्या करती है, एक और अंडे देती है। इन अंडों के साथ, इन अंडों के बिना निषेचन, यदि इनका निषेचन नहीं होगा, यदि इनमें निषेचन का अभाव होगा, यदि अंडे का निषेचन नहीं होगा बच्चों, तो अंडे के निषेचन के बिना, अंडे के निषेचन के बिना जो संतान बनेगी, उस संतान का नाम होगा राजा। क्या होगा, राजा होगा। यानी ये बनेगी संतान, वो क्या होगी, राजा होगी। तो इस तरह से क्या होता है, रानी, राजा और श्रमिक बनते हैं। तो बिना निषेचन, अंड कोशिका के बिना निषेचन यदि भ्रूण का निर्माण होता है, अंड कोशिका के बिना निषेचन, ये अंड कोशिका है, इसका निषेचन नहीं हुआ है और भ्रूण बन चुका है, यानी संतान बन चुकी है, इसको अपन कहते हैं अनिषेक जनन। समझ गए बच्चों, अपने सामने सीधा परीक्षा के अंदर, ये आपको नहीं आता, आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको समझा दिया मैंने। एक छिपकली है लेजर्टा सेक्सिकोला, ये भी क्या करती है, अंडे देती है। इसमें नर होता ही नहीं है, अंडे बिना निषेचन के क्या होता है, भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण से वापस छिपकली बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने कहा सर ये तो खतरनाक हो रहा है, इस दुनिया के अंदर होता है बेटा, कई जगह ऐसी घटनाएं होती है जो आपको साइंस बायोलॉजी में मिलेगी, हर जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा हुआ बिना निषेचन, बिना निषेचन अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है, आप इसमें सुई चुबाओ खून से भरी हुई, तो इससे मेंढक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइंस में ये भी लिखा हुआ है कि अंड कोशिका इसके ऊपर खून से भरी हुई, आप सुई चुबाते हैं तो इससे क्या होता है, मेंढक का ही अंडा लेना और किसी का नहीं लेना। ठीक है, यानी अंड कोशिका या मादा युग्मक के बिना निषेचन यदि भ्रूण या भावी संतान बनती है, इसको कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब अपन पढ़ेंगे निषेचन के 2 प्रकार है। क्या है, निषेचन के 2 प्रकार है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, निषेचन के प्रकार में एक इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, उसको अपन स्टडी करेंगे। सवाल ऐसे आएगा कि आपने देखा होगा उत्तरजीविता यानी जिंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे शत्रु होते हैं दुनिया के अंदर जो क्या करते रहते हैं, मारते रहते हैं दुनिया में। तो निषेचन के अपन प्रकार पढ़ेंगे बच्चों। निषेचन बताओ कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, कैसा होता है, बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, 2 तरह का निषेचन है। कितने तरह का है, जागते रहो बच्चों, ध्यान पूरा दो। ठीक है, और पेन कॉपी लेके बैठो और लिखो साथ में। क्या है, सुनने से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाओ साथ में। तो बाह्य निषेचन, जब निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है, निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है। निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है, शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है, इसको कहते हैं बाह्य निषेचन, माध्यम में होती हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन। ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, सबसे आगे जाएंगे देखना। तो निषेचन प्रक्रिया अगर शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे जल में। किसमें, जल में। अब आपको बताते हैं, ये शैवाल है। क्या है, शैवाल है। शैवाल ने क्या है, जल के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक मुक्त कर दिए। शैवाल ने जल के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक क्या कर दिए, मुक्त कर दिए। अब इसमें क्या होता है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये जल में तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जल में तैर रहे हैं। ये आपस में मिल गए और द्विगुणित युग्मनज बन गया, और द्विगुणित युग्मनज से इस तरह से शैवाल बन गया। ठीक है, तो ये शैवाल बन गया है। अपन ने कहा कि निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर हुई। कहा हुई, शरीर से बाहर हुई है। इसको अपन कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अब अपन बात करते हैं मछली की। किसकी बात करते हैं, मछली की। मछली में क्या है बच्चों, मछली में ऐसे होता है, ये मछली एक तैर रही है, ये एक मछली तैर रही है, ये दूसरी मछली तैर रही है। एक को मछला मान लो, एक को मछली मान लो। ठीक है, नर मान लो, एक को मादा मान लो।
दोनों आकार में बड़ी माने हैं, ये थोड़ी अच्छी दिखती है इसलिए इसको अपन मादा मान लेते हैं। नर भी अच्छा ही थोड़ा हष्टपुष्ट है, इसको मान। इसने क्या किए, नर युग्मक मुक्त किए शुक्राणु। क्या मुक्त किए, नर युग्मक मुक्त किए शुक्राणु, और ये मादा युग्मक है, इसने मुक्त किए अंडाणु। आप सोचोगे सर आपने ये आगे पीछे क्यों नहीं, अरे भाई पहले ये अंडा मुक्त हुआ, उसके जस्ट बाद करोड़ों की संख्या में शुक्राणु मुक्त हुए, क्या हुए, नर युग्म मुक्त हुए। अब ये अंडा देके चलेगी, ये मछली क्या करेगा, ये आएगा इसके पास और ये शुक्राणु दे देगी, तो मिलन की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए मैंने थोड़ा पास पास बनाया। तो मछली है, इसी तरह से ये मेंढक है, क्या है, ये मेंढक है। अब आप कहोगे सर मेंढक बनाएगा आपने क्या, आप समझ लो ये मेंढक है। इस मेंढक के अंदर क्या है, जो भी बना है, इस मेंढक के अंदर भी क्या होता है, मेंढक भी अंडे क्या करता है, मेंढक भी अंडे जल में देता है। कहां देता है, जल के अंदर ये अंडे देता है। तो इसके अंदर क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा, वो जल में होगा। तो निषेचन शरीर से बाहर किसी माध्यम में होता है, उस माध्यम का नाम बताओ। मोस्टली अब हवा में से होने से जल भी होता है। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं मिलेगा, बाह्य निषेचन में सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं मिलेगा, निषेचन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए। नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मछली ने अंडाणु दिए, एक महीने बाद शुक्राणु आया, ये सॉरी मछली नर आया और उसने शुक्राणु दिए, तो कुछ नहीं होगा, ये अंडा परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई और इसको आके खा जाएगा। जिस समय मादा ने दिए उसी समय नर को भी क्या है, युग्मक मुक्त करने हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नर युग्मक और मादा युग्मक की संख्या अधिक होनी चाहिए। नर युग्मक और मादा युग्मक की संख्या अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये द्विगुणित युग्मनज बन गया है, इससे भ्रूण बन गया है, भ्रूण से एक संतान उत्पन्न हो गई है। इस संतान के बहुत सारे शिकारी हैं, क्या है, बहुत सारे शिकारी हैं, यानी बहुत सारे परभक्षी हैं। वो इस संतान को क्या करते हैं, खा जाते हैं। 1 करोड़ छोटे छोटे मेंढक पैदा हुए, कितने, 1 करोड़ छोटे छोटे मेंढक। आपने बारिश में देखा हो, मेंढक 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 हर जगह पानी में से बाहर। आप बारिश में भी थोड़े दिन बाद बारिश भी आ जाएगी बच्चों, आप देखना, आप जहां पाँव रखोगे वहां आपको मेंढक कूदते हुए दिखेंगे। आपको अरे इतने सारे मेंढक, आप टेंशन मत करो, ठीक है। बहुत सारे शिकारी और परभक्षी है। इसमें से जो संतान बनी है उसमें से कुछ वयस्क बनेंगे, यानी उत्तरजीविता की बहुत अधिक समस्या आती है इनमें। इनमें जो उत्तरजीविता होती है, जो इनके सर्वाइवल की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परभक्षी होते हैं। अब सवाल आपसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीसी सब ने एक ही बुक कर दी। अब तो क्या है, आरबीसी बोर्ड 12th में ये सवाल आ सकता है, बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में उत्तरजीविता की समस्या अधिक क्यों होती है। बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में उत्तरजीविता की समस्या अधिक क्यों होती है। मेरे प्यारे बच्चे एक से बढ़कर एक आंसर दे रहे हैं, सर इनके परभक्षी, इनके ऊपर परभक्षी या शिकारी ज्यादा होते हैं, परभक्षी या शिकारी इनको तुरंत खा जाते हैं, इसलिए इनकी उत्तरजीविता की समस्या आती। तो क्या होगा, क्या अनुकूलन है, अनुकूलन है संतान उत्पत्ति अधिक है। संतान उत्पत्ति अधिक है तो कितने ही खाएंगे, 1 करोड़ है। कुछ पक्षी खा जाएंगे, कुछ लोग उसको कुचल देंगे, कुछ उसके ऊपर स्प्रे छिड़क देंगे, कुछ दूसरे सांप छिपकली खा जाएंगे, तो भी क्या होगा, इतनी ज्यादा संतान उत्पत्ति है, इतने ज्यादा परभक्षी या शिकारी है, फिर भी इनमें उत्तरजीविता की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका एक ही निवारण है, संतान उत्पत्ति अधिक होनी चाहिए। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। अपन क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जो बाह्य निषेचन वाले प्राणी हैं उसमें उत्तरजीविता की समस्या क्यों होती है। तो आपको शिकारी याद रह जाएगा, परभक्षी शब्द याद रह जाएगा, ये संख्या में अधिक होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। बाह्य निषेचन, निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है किसी माध्यम में, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। जैसे शैवाल ने नर युग्मक मुक्त किए, एकशरुपी प्राणी भी क्या करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं।
अगर आप नेट दे रहे हो तो आपके एक सवाल आने की संभावना बनती है केचुए में। केचुआ स्थलीय प्राणी है। कैसा प्राणी है? स्थलीय प्राणी है। इसमें बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है? मेरे प्यारे बच्चों, एकमात्र स्थलीय प्राणी है, एकमात्र स्थलीय प्राणी है जिसमें निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है। ये एक आप गांठ बांध ले रहे हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्थलीय प्राणियों में निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, लेकिन ये अपवाद है। क्या है? ये अपवाद है। कौन? अर्थवर्म। इसमें निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है। ये अपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि शैवाल है। क्या है? शैवाल है। शैवाल के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है, वो जल में होता है। मछली है, उसका मैंने आपको बता ही दिया, जल में होते हैं। मेंढक भी क्या करते हैं? अंडे जल में देते हैं। कहां देते हैं? जल में देते हैं। तो निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर जल में होती है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया, ये आप थोड़ा याद रखना। अभी आप याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन फ्यूचर याद रखना है। निषेचन इस केचुए में स्थलीय प्राणी है, हम भी स्थलीय हैं, लेकिन ये केचुआ भी स्थलीय। ये क्या करता है? कोकून बनाता है, उस कोकून के अंदर निषेचन करता है। निषेचन शरीर से बाहर होता है। बच्चों याद रख लोगे आप केचुआ, अर्थवर्म याद रख लोगे। और एक सवाल मैंने उत्तरजीविता का बताया है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब अपन निषेचन के प्रकार पढ़ रहे हैं। उसमें जो निषेचन पढ़ेंगे उसका नाम है आंतरिक निषेचन। क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन के बारे में आपको बताएंगे। जब निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, जब निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, उसको कहते हैं निषेचन, आंतरिक निषेचन। इसमें वीर्य सेचन के लिए एक मैथुनान की आवश्यकता होती है। इसमें वीर्य सेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैथुनान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब इसमें भी आंतरिक निषेचन में भी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक गतिशील होना चाहिए। नर युग्मक कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? गतिशील होना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे इसके भी एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले एम्फीबियंस के बाद अपन पढ़ रहे हैं। अब आपकी बुक ने क्या है, एक नाम दिया है, जल स्थलचर। क्या दिया है? जल स्थलचर प्राणी। जल स्थलचर प्राणी। ठीक है, जल स्थलचर प्राणी में कौन सा निषेचन होता है? क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है, कौन सा निषेचन होता है? ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सोच के बताओ। तो अपन कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल है, इसके बाद कौन आता है? सरीसृप। कौन आता है? सरीसृप। सरीसृप में सांप, छिपकली जो रेंग कर चलते हैं, फिर पक्षी, फिर उसके बाद स्तनधारी। स्तनधारियों में कैसा निषेचन होता है? शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कहते हैं प्लांट में, कवक में आ जाओ। कवक के बाद आ जाओ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इन सब में क्या होता है? इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए जिनमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। नर युग्मक गतिशील होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। नर युग्मक गतिशील होते हैं और संख्या में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अधिक होते हैं। मादा युग्मक अचल होता है। कैसा होता है? अचल होता है, लेकिन आकार में बड़ा होता है। कैसा होगा? आकार में बड़ा होता है। और अपन कहते हैं ये नर युग्मक गतिशील है, संख्या में अधिक है, लेकिन आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होने से क्या होता है? तैर सकते हैं। ठीक है, अब एक इन्होंने सवाल फिर पुटअप कर दिया। पुटअप यूं किया है कि ये क्या है? ये अपन कह रहे वर्तिकाग्र है और इसके ऊपर ये पराग कण आके गिरा, पराग कण आके गिरा। इसमें दो नर युग्मक होते हैं। कितने होते हैं? इसमें दो नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक है? दो नर युग्मक है। ये अंड कोशिका तक जाएंगे। बीजांड में जो अंड कोशिका है, बीजांड में जो अंड कोशिका है भ्रूण कोश में, उसमें जाएंगे। अब ये जाएंगे कैसे? बताओ। ये नर युग्मक, ये नर युग्मक अचल होते हैं। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये होते हैं अचल। कैसे होते हैं? गतिशील नहीं होते हैं। ये अब अंड कोशिका तक कैसे पहुंचेंगे? बताओ बताओ। अपने दो क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं। इसमें नर युग्मक है, वो अचल है, लेकिन समस्या नहीं है, पराग नलिका निकलेगी। क्या निकलेगी?
एक पराग नलिका निकलेगी, वो पराग नलिका से होते हुए इसमें आ जाएंगे। पराग नलिका इनको पहुंचाने का काम कर देगी। पराग नलिका के माध्यम से ये क्या होंगे, वहां पहुंच जाएंगे, समस्या की बात नहीं है। अब जल स्थलचर प्राणी हैं, जल स्थलचर प्राणी होते हैं एम्फीबियंस। ये शुद्ध हिंदी का कमाल है बच्चों। आप कहते सर एम्फीबियंस बोल देते, हम कभी का बता देते। एम्फीबियंस मतलब होता है जल और स्थलचर दोनों आवास में रहने वाले। कितने आवास में रहने वाले, दोनों आवास में रहने वाले। अब तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर बता दो क्या होगा। अरे बिल्कुल सिंपल है, बाह्य निषेचन। क्या होगा, बाह्य निषेचन। ठीक है, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अपने, प्रत्येक जीव की कितनी अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था में जाते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं। गेंदा, धान, नारियल में पुष्पन में कितना समय लगता है। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक किसे कहते हैं। नीला कुरेंजी और बांस में पुष्पन कब होता है। मौसमी प्रजनक और शतक प्रजनक प्राणी किसे कहते हैं। ये अपन ने क्या है क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर अपन बताएंगे। अब युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। ठीक है, युग्मक जैसे युग्मक बनते हैं, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। आज अपना टारगेट यही है, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। आपको अच्छी तरह समझा देंगे। आप कभी भी जिंदगी में क्या करोगे, कैसा क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं करोगे इसमें। तो अपन युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, सबसे पहले अपन बताते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। एक चीज आपको गांठ बांध लेनी है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड्स यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स एन होते हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है। अब इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले लिया है शैवाल। क्या लिया है, शैवाल। फिर उसके बाद लिया है ब्रायोफाइटा। क्या लिया है, ब्रायोफाइटा। शैवाल है, ब्रायोफाइटा है और कवक है। क्या है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कवक है। अब इनसे बनाए इन्होंने युग्मक। क्या बनाए, युग्मक। ठीक है, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा है, इसमें बनते हैं युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, अब इन्होंने कहा युग्मक तो अगुणित है, ये तो अपने को पता है। और ये पादप भी कैसे हैं, ये पादप भी अगुणित होते हैं। जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कवक है, इनमें जो पादप काय है वो अगुणित है। ठीक है, यानी इनका शरीर है वो कैसा है, वो शरीर इनका अगुणित है। यानी सब कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र के समुच्चय कैसे हैं, एक है। अब इनसे युग्मक बनेंगे, वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। युग्मक तो अगुणित ही होंगे। अब इन्होंने सवाल पुटअप कर लिया आप लोगों से, एनसीईआरटी की बुक ने सवाल कर लिया कि बताओ बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होगा या समसूत्री विभाजन होगा। अपन जानते हैं समसूत्री का मतलब जैसे अपने पास 46 गुणसूत्र हैं तो युग्मक में कितने आ जाएंगे, 23। और अगर मान लो समसूत्री है तो युग्मक में कितने आएंगे, 46। युग्मक में आपको बताना है कि अगर मान लो समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र बराबर जाते हैं पुत्री कोशिकाओं में, अर्धसूत्री में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री होगा। बिल्कुल सही, यहाँ होगा समसूत्री। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने कहा सर एन से हाफ एन थोड़ी करेंगे, n/2 थोड़ी करना है अपने को n से n ही रखना है। तो इस समय कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये अपन के कंसेप्ट हो गया क्लियर। आपसे जैसे परीक्षा में क्या है, टीचर ने सवाल पूछ लिया कि बेटा जी ऐसे बताओ कि शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कवक है, इनका पादप काय है, ये इनके जो शरीर होता है वो शरीर में सारी कोशिकाएं अगुणित हैं, इनसे बनने वाले युग्मक है वो अगुणित है। तो बताओ इसमें कौन सा विभाजन होगा। युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होगा। आप कहोगे सर ये अगुणित है और इनसे अगुणित युग्मक बनाने हैं तो हमें समसूत्री विभाजन करना होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन करना होगा। हो गया क्लियर। अब फंडा नंबर 2 चलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। किसकी बात करते हैं, टेरिडोफाइटा की बात करते हैं।
एंजियोस्पर्म की बात करते हैं और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इनकी थोड़ी बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी आवर्त बीजी अनावर्त बीजी, इनकी बात करते हैं। इन सब में पादप काय, इन सब में पादप काय क्या होता है? इन सब में पादप काय द्विगुणित होता है, ठीक है। फिर इनमें युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। अब सवाल इसने फिर पुटअप कर लिया। क्या कर लिया? बताओ अब कौन सा विभाजन होगा? नेचुरल सी बात, ये 2n है और युग्मक तो अपने को पता ही है कैसे होते हैं, n होते हैं, ठीक है। अब यह बताओ बच्चों, क्या होगा? अर्धसूत्री होगा या समसूत्री होगा? या 2n से n बनाना है तो नेचुरल सी बात आप कहोगे सर या अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अपने ध्यान रखना है, ये आपके फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपसे सीधा एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन पुटअप हो रखा है कि ये जो सीबीएसई आरबीसी की बुक है, उस 12 की बुक में इन्होंने क्या कर दिया है, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री और समसूत्री, उसके खेल में बच्चों को उलझा दिया कि बच्चों आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर हमारा कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर है। अगर पादप काय है, उसका शरीर अगुणित है, तो उसके अंदर कैसा विभाजन होगा? समसूत्री। और पादप काय के अंदर अगर कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 समुच्चय हैं, तो उसके अंदर कैसा विभाजन होगा? उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आपको इसको थोड़ा और बताते हैं। अब चलते हैं अपन प्राणियों की तरफ। किस तरफ चलते हैं? थोड़ा प्राणियों में ले जाते हैं आपको। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। और मेरे से बच्चे जुड़ेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आपकी क्लास के बच्चों को बताएं और उनसे क्वेश्चन भी पूछें कि किस तरह से क्या उनको ये आते हैं कि नहीं आते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटना के समय। अब अपन बात करते हैं प्राणियों में। किसमें बात करते हैं? प्राणियों में, ठीक है। अब जैसे मनुष्य के अंदर गुणसूत्र होते हैं 46। क्या होते हैं? 46 होते हैं। यानी अपन कहते हैं कि इसमें गुणसूत्र क्या है? द्विगुणित है। कैसे हैं? द्विगुणित है, यानी 2 अर्ध गुणसूत्र है। अब इसमें क्या होगा? युग्मक बनेंगे, युग्मक होंगे अगुणित। कैसे होंगे? युग्मक होंगे अगुणित। आपको पता है युग्मक कैसे होते हैं? एक होता है नर युग्मक जो शुक्र जनन क्रिया से बनता है, और एक होता है मादा युग्मक जो अंड जनन क्रिया से बनता है, ठीक है। मादा युग्मक और नर युग्मक 2 होते हैं। नर युग्मक कौन सी क्रिया से बनता है? शुक्र जनन क्रिया से बनता है, और ये मारण जनन क्रिया से मादा युग्मक बनता है। अब सवाल आया कि ये युग्मक तो अगुणित होगा। क्या होगा? युग्मक तो अगुणित होगा। बताओ बच्चों यहाँ पे कैसा विभाजन होगा? यहां पर आपको बताना है, यहां पर होगा अर्धसूत्री। कैसा होगा? अर्धसूत्री होगा। अर्धसूत्री विभाजन को अपन न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी अगर मान लो मात्र कोशिका है, पहली विशेषता तो अर्धसूत्री में क्या होगा? एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती हैं। एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। दूसरी विशेषता कि ये न्यूनकारी विभाजन है। इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नाम से ही पता चलता है कि अर्ध गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब मैं आपको एक गणित का एक खेल बताऊंगा, आप लोगों को गणित कितने तेज है मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, इसमें ध्यान रखना, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? आधी हो जाती है। इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, आपको थोड़ा और उस सवाल के अंदर थोड़ा और समझाते हैं कि इस तरह से क्या प्रोसीजर है, ताकि आपका क्या इन फ्यूचर कभी भी कोई आप कॉम्पिटिशन देने जाओ एग्जाम, तो आपके मन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, ये कुछ ऐसा चलता है, अगुणित द्विगुणित, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आपको थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी। इसमें क्या लगानी पड़ेगी? मैथ्स। सबसे पहले अपन एक सवाल यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इस सवाल का शरीर कैसा होता है? मैन पादप काय अगुणित होता है। जो मुख्य पादप काय हैं
जो मुख्य पादप काय है वो कैसा है, अगुणित है, ठीक है। उसमें गुण सूत्र का समुच्चय n है। अब इस यूलोथ्रिक्स शैवाल की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, यूलोथ्रिक्स शैवाल की बात कर रहे हैं। यूलोथ्रिक्स की तरह ही अपन ले सकते हैं कवक और इसी तरह से ब्रायोफाइटा, तीनों का पादप काय कैसा होता है, अगुणित होता है, ठीक है। एक ही चीज चलेगी, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी इसमें युग्मक बनेंगे समसूत्री विभाजन से। क्या बनेंगे, समसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे। दोनों युग्मक समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, ये ध्यान रखनी है। नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे। युग्मक अपन कह देते हैं अगुणित होंगे। कैसे होंगे, अगुणित होंगे, ठीक है। युग्मक बन गए। अब युग्मक बने कौन से विभाजन से बने, समसूत्री विभाजन से बने, ये अपन ने पढ़ लिया था पहले, लेकिन एक बार आपको बताते हैं। अब युग्मक आपको पता है कितने बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों क्या है, समान आकार के होते हैं शैवाल के अंदर, इसलिए इनको अपन ने सब युग्मक ही बनाए हैं। ये युग्मक अगुणित है, ये युग्मक अगुणित है, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे और द्विगुणित युग्मनज बनेंगे। क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। बन गया द्विगुणित युग्मनज। अब यहां पे आपको बताना है क्या होगा, अब यहां पे कौन सा विभाजन होगा, बताओ, यहां समसूत्री होगा या अर्धसूत्री। तो जो प्रथम विभाजन होता है, जो प्रथम विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री। कैसा होगा, अर्धसूत्री। और दो कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं, दो कोशिकाएं। ये बन गई अगुणित। क्या बन गई, अगुणित। इस तरह से आप देखोगे कि इससे जो पादप काय बनेगा यानी यूलोथ्रिक्स बनेगा, उस यूलोथ्रिक्स की विशेषता क्या होगी, यूलोथ्रिक्स की विशेषता ये होगी कि उसके अंदर आपको बताना है कि वो पादप काय अगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। तो मेन पादप काय अगुणित कैसे बना है, वापस यहाँ पे जो युग्मनज बना है उसका होता अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। इसको अगर आपको याद होता है तो रखो, नहीं तो 11th क्लास में था, आपके 12th में नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि टीचर आपसे क्वेश्चन यहां से पुटअप करता है कि बेटा बताओ, शैवाल है, जो शैवाल है, जो कवक है, ब्रायोफाइटा है, उसमें पादप काय अगुणित है, तो उससे बनने वाला युग्मक कैसा होगा, युग्मक आपको बताना है अगुणित होगा। ये तो आप जानते हो, लेकिन कौन से विभाजन से बनेगा, समसूत्री विभाजन से बनेगा, ठीक है। इसके बाद द्विगुणित युग्मनज बनेगा, उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे वापस ये पादप काय बनेगा, वो कैसा होगा, अगुणित होगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। पहले जिम्नोस्पर्म आता है, फिर एंजियोस्पर्म आता है विकास में, ठीक है। इन सब में पादप काय द्विगुणित होता है, यानी ये मुख्य पादप काय द्विगुणित है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद क्या है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। ये पूरी एकांतरण में भी सवाल आता है, ठीक है। अब द्विगुणित बीजाणु उद्भिद है, ये मुख्य पादप काय है। इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, आपको बताइए, इसमें कौन सा विभाजन होगा युग्मक बनते समय, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होगा, अर्धसूत्री। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है, कैसा होगा, अर्धसूत्री। क्या बनेंगे, युग्मक। युग्मक कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, युग्मक होंगे अगुणित। कैसे होंगे, अगुणित, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर युग्मक आपस में संलयित होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे, क्या बनाएंगे, द्विगुणित युग्मनज। क्या बनाएंगे, द्विगुणित युग्मनज। अब यहां पे द्विगुणित युग्मनज से क्या होगा, नया पादप बनेगा। क्या बनेगा, नया पादप। लेकिन यहां पे कौन सा विभाजन होगा, वहां अर्धसूत्री हुआ था, यहां समसूत्री होता है। वहां एक बार अर्धसूत्री हुआ था, यहां पूरा पादप बनेगा, तब तक कौन सा विभाजन होता रहेगा, समसूत्री विभाजन होता रहेगा। इसमें युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री, ठीक है। उसमें और इसमें थोड़ा सा ये आपको क्या करना है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहां पे कौन सा डिवीजन होता है। ये आपको आगे वाली जो घटना है, ये घटना 11th क्लास की है, तो आपको क्या याद हो तो ठीक है, वरना आपको इतना तो याद रखना है कि पादप काय द्विगुणित है
और उससे युग्मक बनेंगे उस समय कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। और अगर पादप काय अगुणित है उससे युग्मक बनेंगे तो कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। ये अपने फंडा ध्यान रखना। अब बच्चों मैं आपको क्या है थोड़े गुणसूत्र लिखूंगा और एक टेबल बनाऊंगा। खाली आपकी बुक के अंदर एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर क्या है? टेबल बनी हुई है। उस टेबल को अपन क्या करेंगे? पूरी फिलअप कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी टेबल है। अब आपको क्या है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मनुष्य से। किससे शुरुआत करते हैं? टेबल है उसमें 3 कॉलम है। सबसे पहले तो नाम दे रखा है प्राणी का, फिर दे रखा है द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 2n, फिर दे रखा n। ठीक है, अब सबसे पहले आपसे पूछा गया मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं 46। क्या होते हैं? 46। ठीक है, मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र कितने हैं? 46 है। कितने हैं? 46 है। अब वो खाली टेबल है। क्या है? खाली टेबल है। यहां लिखा हुआ ऐसे, बताओ अगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं? बताओ बच्चों। तो नेचुरल सी बात है कि द्विगुणित मतलब 46 है, इसका मतलब 2n मतलब 46 है, तो n मतलब आधे हो जाएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 23। कितने आएंगे? 23 हो गया। अब अपने क्या है घरेलू मक्खी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घरेलू मक्खी की। घरेलू मक्खी में बच्चों क्या होते हैं? 12 गुणसूत्र होते हैं। अपन क्या करते हैं यहां पे लेते हैं कि घरेलू मक्खी में अगुणित गुणसूत्र है वो 6 है। बताओ द्विगुणित गुणसूत्र कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 के दुगने कितने होते हैं? 12। ये खाली जगह भरनी आ गई आपको। अब उसके बाद अपन बात करते हैं घरेलू मक्खी के बाद एक मक्खी और है, फल मक्खी। ये जो अपन कह रहे हैं ड्रोसोफिला मेरिनोगास्टर है, ये फल मक्खी है। ये एक्चुअल में क्या मॉर्गन को बहुत पसंद थी। मॉर्गन ने इसके ऊपर फुल प्रयोग किए थे। इसमें होते हैं 8 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 8 गुणसूत्र। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। बताओ खाली जगह में क्या आएंगे? इसमें अगुणित गुणसूत्र कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, 4। आप लोग टेबल भरना सीख है। तो अगर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या दे रखी है तो आधी हो जाएगी अगुणित, अगुणित दे रखी है तो आधी हो जाएगी द्विगुणित। ठीक है, तो ये फल मक्खी हो गई। क्या हो गई? अब बात करते हैं चूहा। क्या बात करते हैं? चूहा। चूहे के अंदर क्या है? 21 गुणसूत्र हैं टेबल में भरे हुए अगुणित में। बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, मेरे प्यारे बच्चों ने बताया कि 21 दूना क्या आएंगे? 42। यानी 2n द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी आएगी? 42। अब बात करते हैं कुत्ता। क्या बात करते हैं? कुत्ते के अंदर, डॉग के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है 78। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? टेबल में यहां बताओ कितने आएंगे? बिल्कुल सही, 39। ठीक है, अब उसके बाद बिल्ली। क्या दे रखी है? बिल्ली। बिल्ली है, बिल्ली के अंदर जैसे दे रखा है 19। क्या दे रखा है? 19। बताओ क्या आएगा? सर इतना तो हमें 2 से गुणा आता है। अब आपकी आवाज मेरे पास पहुंच रही है। तितली। तितली मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। तितली है, बहुत सुंदर है, सुंदर प्राणी है। इसके अंदर जैसे 378 है। क्या है? 378 है। ठीक है, अब अपन कहेंगे इसमें गुणसूत्रों की संख्या। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करके टेबल भर के कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थोड़ी क्या है, गणित थोड़ी भारी है। अब अपन क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस टेबल को तो आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो बोलिए आप इसका। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक प्रोटोजोआ दे रखा है, रेडियोलेनियन प्रोटोजोआ ऑफियोग्लोसम, उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक सवाल बनता है सबसे ज्यादा गुणसूत्र उसी प्रोटोजोआ रेडियोलेनियंस में होते हैं। तो ऑफियोग्लोसम क्या है? ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम ये क्या है? ये एक्चुअल में आपको बताना है, एक रेडियोलेनियन प्रोटोजोआ है। इसके अंदर क्या होते हैं, अपन कह रहे हैं कि 1260 क्या होते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 2n 1260। ठीक है, तो अगुणित कितने होंगे बच्चों? n कितने होंगे? 1260 में अपन किसका भाग दे देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 630। इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं। ठीक है,
ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन और भी एग्जाम्पल है, उस टेबल को आप भरना सीख गए होंगे। ए गुणित दे रखा हो, दो गुणित दे रखा हो, ए गुणित दे रखा हो, दो गुणित दे रखा हो, ठीक है। जैसे सेव है, धान है, इन सब के अंदर जैसे अपन ये मक्का और ले लेते हैं, मक्के के अंदर थोड़े गुणसूत्र आपको ध्यान रखने हैं। मक्के के अंदर गुणसूत्र होते हैं, ए गुणित गुणसूत्र है 10, कितने हैं 10। बताओ दो गुणित कितने होंगे 20, कितने होंगे। तो ये अपने क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये टेबल आपके पूरी होगी जो किताब के अंदर टेबल दे रखी है। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को भी अपन करेंगे। अब लैंगिक जनन में सबसे पहले आपको बताते हैं, लैंगिक जनन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो विपरीत लिंग वाले प्राणी, दो विपरीत लिंग वाले प्राणी होते हैं, वो एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हैं। दो विपरीत लिंग वाले प्राणी, एक नर प्राणी और एक मादा प्राणी, एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हैं। दो विपरीत लिंग वाले प्राणी एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हैं। क्या होंगे, एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और फिर क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसको कहा जाता है लैंगिक जनन। अब सबसे पहले ये जैसे एक नर प्राणी है और एक मादा प्राणी है, ठीक है। नर प्राणी है और एक मादा प्राणी है, इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, इनके द्वारा बनाए जाते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। इन प्राणियों के द्वारा क्या बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नॉर्मल भाषा में अपन कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। फिर उसके बाद ये युग्मक आपस में संलयित होते हैं, इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज। क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है, ठीक है। अब ये द्विगुणित युग्मनज है जो आगे क्या करता है, संतान का निर्माण करता है। इस द्विगुणित युग्मनज से आगे क्या होता है, भावी संतान का निर्माण होता है। ये लैंगिक जनन का अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख रखा है। अब लैंगिक जनन है, उसमें क्या होगा, दो अलग अलग लिंग वाले प्राणी एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, अभिमुख होंगे और उसके पश्चात वो जनन करेंगे। इसमें सबसे पहली शर्त यही है कि इसमें युग्मकों का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। दूसरी शर्त यह है कि इसमें युग्मक बनने के पश्चात निषेचन क्रिया होगी, और निषेचन क्रिया होने के पश्चात क्या होगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज के परिवर्तन से क्या होगा, युग्मनज के परिवर्तन से भावी संतान या भावी भ्रूण का निर्माण होगा। ये सब घटनाएं किस में देखी जाएगी, ये सब घटनाएं लैंगिक जनन में देखी जाती हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया है लैंगिक जनन में कि जो जटिलता वाले प्राणी होते हैं, ये लैंगिक जनन है, वो जटिलता, जिन प्राणियों के शरीर में जटिलता होती है वो क्यों दर्शाते हैं। अपन ने अलैंगिक जनन पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा है, मोनेरा है और अपने सिंपल जो पादप और जंतु होते हैं वो अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। जटिलता वाले प्राणी लैंगिक जनन क्यों दर्शाते हैं, जिनके शरीर में जटिलता होती है या जो ज्यादा विकसित होते हैं वो लैंगिक जनन क्यों दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, क्या बताओगे इसका आंसर। तो आपको बताना है इसका, आपके एनसीईआरटी जो सीबीएसई आरबीसी की बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है बुक के पीछे कि भाई ये जटिलता वाले प्राणी ऐसा क्यों जनन दर्शाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। लैंगिक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुणसूत्रों का विनिमय होगा, और गुणसूत्रों के विनिमय के कारण क्या होगा, नई जातियों की उत्पत्ति होगी, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, और विभिन्नताओं के कारण क्या होगा, नई जातियां बनेगी। इसलिए ये क्या करते हैं, लैंगिक जनन अपनाते हैं। तो ये लैंगिक जनन अपनाते क्यों है, क्योंकि इसका कारण है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विनिमय होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई जातियों का निर्माण होगा। इसलिए अपन कहते हैं ये लैंगिक जनन अपनाते हैं, ठीक है। अब लैंगिक जनन अपने को पता है एक विस्तृत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता, लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। तीसरी, लैंगिक जनन एक धीमी प्रक्रिया होती है, यानी इसमें समय बहुत अधिक लगेगा। क्या लगेगा, इसमें टाइम अधिक लगेगा।
ठीक है बच्चों, तो लैंगिक जनन पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सीधा सा टीचर ने कि बताओ बेटा ये जो लैंगिक जनन है वो जटिल संरचना वाले प्राणी क्यों करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आलू है वो कैसा जनन करता है, अलैंगिक करता है। ठीक है, तो अपन से पूछ लिया कि मनुष्य है वो लैंगिक जनन क्यों करता है, तो आपको सीधा आंसर देना है कि इस समय अर्धसूत्र विभाजन होता है युग्मक बनते समय, जिसके कारण गुणसूत्रों का विनिमय होगा और विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, और विभिन्नताएं उत्पन्न होने के कारण नई जातियां बनेगी। नई जातियां बनने के कारण क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब लैंगिक जनन है उस अलैंगिक जनन से थोड़ी क्या होती है, अच्छा माना जाता है। लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। उसका रीजन भी यही है कि इसके कारण क्या होता है, गुणसूत्रों का विनिमय होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और नई जातियां बनती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन को क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो लैंगिक जनन से जो संतान बनी है, अब ये जो लैंगिक जनन से संतान बनी है और ये जैसे एक दूसरी संतान बनी है, दो संतान बनी है लैंगिक जनन से, क्या ये दोनों संतान एक दूसरे के समान होती है बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे अलैंगिक जनन में तो बनने वाली दोनों संतान क्या थी, एक दूसरे से अनुवांशिकी और संरचनात्मक रूप से समान थी, लेकिन लैंगिक जनन में जैसे दो भाई बने या एक भाई बहन बना, क्या ये दोनों एक दूसरे के समान होंगे, तो आपको बताना नहीं, ये एक दूसरे के समान नहीं होंगे। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको बताना है, अर्धसूत्र विभाजन के समय युग्मक बने थे, उनमें जीन विनिमय के कारण क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका, और इसमें जो संतान है उस संतान के अंदर कुछ अनुवांशिक गुण भिन्न होंगे। दूसरी विशेषता, क्या ये अपने जनक के समान होंगे, क्या ये माता के समान होंगे या पिता के समान होंगे, तो आपको बताना वो माता पिता के समान भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या वो जनक जो लैंगिक जनन से बनते हैं वो संतान अपने जनक के समान या आपस में समान होती है क्या, तो आपको बताना है नहीं होती है। ये मेन ध्यान रखना अपने को। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे पढ़ते हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। अब जीवों में जनन में अपन लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो लैंगिक जनन में अगला दे रखा पॉइंट कि प्रत्येक जीव है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। यानी जो प्राणी होते हैं ये पादप होते हैं, जंतु होते हैं, पादप और जंतुओं की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी में 3 अवस्थाएं याद करनी है। आपको मनोविज्ञान में नहीं जाना है या किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना है। पादप और जंतु की अवस्थाएं, पादप और जंतु की 3 अवस्थाएं दे रखी है बच्चों आपके। सबसे पहली अवस्था है जिसका नाम आपको बताना है किशोर अवस्था। कैसी अवस्था है, किशोर अवस्था है। दूसरी इस किशोर अवस्था को पादपों में कहते हैं कायिक अवस्था। क्या कहते हैं, कायिक अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था का नाम आपको बताना है प्रजनन अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था। ठीक है, इसको अपन कहते हैं वयस्क अवस्था। क्या कहते हैं, वयस्कता भी कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरी अवस्था है जिसका नाम आपको बताना है वर्धावस्था। कैसी होती है, वर्ध अवस्था या जीन अवस्था। ठीक है, बायोलॉजी में आपको 3 अवस्थाएं याद रखनी है। ऐसा नहीं आप बाल्य अवस्था, वयस्क किशोर अवस्थान, उसके पहले शैशव अवस्थान उसमें चले जाओ। आपको 3 अवस्थाएं याद रखनी है, किशोर अवस्था, प्रजनन अवस्था और वर्ध अवस्था। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। किशोर अवस्था क्या होती है, जैसे आप पादप है, उस पादप का अंकुरण होता है, पादप का अंकुरण से लगाकर उसमें पुष्प आने से पहले की अवस्था, पादप का अंकुरण होता है और उसमें पुष्प आने के पहले की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। और जैसे किशोर अवस्था में क्या होता है, शिशु का जन्म होगा। क्या होगा, शिशु के जन्म से लेकर वो प्रजनन योग्य होता है, उसके बीच की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें मेन क्या होता है, शारीरिक विकास होगा। इसमें क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, यानी जो शारीरिक है उसका विकास होगा। आप पौधे को बोओगे, पौधा धीरे धीरे क्या होगा, आकार में बड़ा होगा और उसके अंदर शाखाएं आएगी, फल फूल पत्तियां आएगी। तो इसमें शारीरिक विकास होता है और वो जनन योग्य होता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, कायिक अवस्था। इसका एक और नाम भी दे रखा होता है प्रजनन पूर्व अवस्था। ठीक है, यानी प्रजनन से पहले की अवस्था है
जैसे एक बच्चा जन्मता है, उसके बाद में उसके अंदर जनन अंग विकसित होते हैं, उसके बीच की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें शरीर के अंदर काफी परिवर्तन होते हैं और उसके पश्चात वो प्रजनन योग्य हो जाता है। ठीक है, अब प्रजनन अवस्था यानी इस अवस्था के अंदर पादप में पुष्प आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब पादप में पुष्प आने प्रारंभ हो जाते हैं तो उस अवस्था को कहा जाता है प्रजनन अवस्था, या अपन कह सकते हैं कि पुष्प आने के पश्चात फल आने शुरू हो जाते हैं, इसको कहा जाता है प्रजनन अवस्था। ठीक है, अब इस अवस्था के अंदर क्या होती हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती है वो धीमे हो जाती हैं। उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती हैं, धीमे हो जाएगी, यानी उसके अंदर क्या होगा, वो मेटाबॉलिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। शरीर के जो अंग तंत्र हैं वो धीमे कार्य करेंगे, शरीर के अंग तंत्रों की कार्य प्रणाली गिरावट आ जाएगी, शरीर के अंग तंत्रों की प्रणाली में क्या हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी और आखिर में उसकी क्या हो जाएगी, इसके आगे है मृत्यु। क्या है, मृत्यु है। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है ये तीनों अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का नियंत्रण कौन करता है, ये तीनों अवस्थाएं किसी चीज पे निर्भर करती है क्या, तो आपको आंसर देना हाँ, दो चीजें इन्होंने बुक में स्पष्ट रूप से दी हैं। एक दिया है हार्मोन, ये हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे बीच जाने का नियंत्रण करते हैं। और दूसरा इन्होंने दिया है वातावरणीय कारक। दो पॉइंट इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो उसके कुछ फैक्टर निर्भर करते हैं, जो वातावरण है उसके ऊपर क्या होता है, ये अवस्थाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, मूवमेंट होता है इन अवस्थाओं का। दूसरा हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन भी क्या करते हैं, इनका समय होता है उसको कम ज्यादा करते हैं। तो हार्मोन और वातावरणीय कारक, हार्मोन और वातावरणीय कारक क्या करते हैं, ये दोनों चीजें इन अवस्थाओं के कम और ज्यादा होने का नियंत्रण करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले पादप और जंतु की तीन अवस्थाएं देखी हैं। आप कभी भी बीज को बोते हो, बोते ही आप ये थोड़ी आशा करते हो कि आज फूल आ जाएगा, कल फूल आ जाएगा और परसों मुझे क्या मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे और मैं उनको घर लेके चला जाऊंगा। नहीं, पहले पादप के अंदर क्या होता है, पादप के अंदर शारीरिक विकास होता है, फिर उसके ऊपर तापमान, उसके ऊपर प्रकाश, कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, यानी दीप्तकालिता, वसंतीकरण, कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें फूल आते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं, यानी पादप के अंकुरण से लगाकर पुष्प आने के मध्य का जो समय है, पादप के अंकुरण से लगाकर पुष्प आने के मध्य का जो समय है उसको कहा जाता है किशोर अवस्था। यानी शिशु के जन्म से, अब जैसे जंतुओं में क्या लिखेंगे, जंतुओं में अपन कहते हैं किसी शिशु का जन्म हुआ और वो प्रजनन योग्य हो गया है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये है किशोर अवस्था। और प्रजनन अवस्था के अंदर क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो जनन योग्य हो जाता है। जैसे आपने देखा पादपों के अंदर क्या होंगे, पुष्प आने प्रारंभ हो जाएंगे, फल आने प्रारंभ हो जाएंगे और इसमें जनन अंगों का विकास हो जाएगा। जंतुओं में क्या होगा, जनन अंगों का विकास हो जाएगा। और वर्धावस्था तो बिल्कुल सिंपल है, इस अवस्था में उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाएगी और शरीर के अंग तंत्रों काम करने बंद कर देंगे और आखिर में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब इन अवस्थाओं का कम ज्यादा होना, समय का कम ज्यादा होना, ये सब हार्मोन और वातावरणीय कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब एक इन्होंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन बुक है, उस बुक में एक क्वेश्चन इन्होंने पुटअप कर दिया, वो क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करना कि किशोर अवस्था है उससे कोई व्यक्ति प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, मनुष्य है या जो अपन कह रहे हैं कोई प्राणी है, मनुष्य प्राणी, उस प्राणी में किशोर अवस्था से प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है, कौन कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं, कौन कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं। कोई लड़का है या कोई लड़की है, मान लो वो किशोर अवस्था से प्रजनन अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, बताइए बताइए, बताओ बच्चों क्या होंगे, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा। कोई व्यक्ति किशोर अवस्था से प्रजनन अवस्था में प्रवेश कर रहा है, आप कैसे पहचानोगे वो किशोर अवस्था से प्रजनन अवस्था में प्रवेश कर रहा है।
तो अपन का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था में कोई प्रवेश करता है। किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था में कोई प्रवेश करता है, यानी प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है। मानव, मान लो मानव है, वो प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आपको कुछ परिवर्तन बताते हैं। नर के अंदर क्या परिवर्तन होंगे, मादा के अंदर क्या परिवर्तन होंगे। नर के अंदर सबसे पहले आपको बताना है जनन अंगों का विकास होगा। क्या होगा? जनन अंगों का विकास होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, कुछ हार्मोन का स्त्राव बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, अपन कहेंगे कुछ हार्मोन बढ़ेंगे, जैसे एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव बढ़ेगा, जिसको अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे। जिसके कारण पुरुषों में क्या होंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे शरीर के कुछ भागों में रोम आएंगे। इसके अलावा आपको बताना मांसपेशियां बलिष्ठ होगी। इसके अलावा आपको बताना है जैसे शरीर के कुछ भागों में रोम आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, इसी तरह से मांसपेशियां बलिष्ठ हो जाती हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है। इसके अलावा आपको बताना है कि इस व्यक्ति के अंदर आवाज मोटी हो जाती है। ये सब लक्षण होते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन पहचान लेते हैं कि वो क्या हो चुका है, वयस्क हो चुका है, यानी प्रजनन योग्य हो चुका है। मादा के अंदर भी क्या होगा? जनन अंगों का विकास होगा। जनन अंगों के विकास से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि क्या हो चुका है, कि उसके अंदर प्रजनन योग्य हो चुकी है। इसके अलावा उसमें कुछ हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर और क्या परिवर्तन देखे जाएंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा। जैसे पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण हुए हैं, वैसे महिला में भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण आएंगे, जैसे स्वभाव में मधुरता आएगी। इसके अलावा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होगा, शरीर के कुछ भागों में रोम उत्पन्न होंगे, बाल उगेंगे। इसके अलावा स्तन ग्रंथियां विकसित होगी। इसके अलावा आवाज महीन और मधुर होगी। ये सब लक्षण उसमें दिखेंगे और नितंब भाग में वसा का जमाव होगा। ये सब लक्षण उसमें दिखेंगे। अब इसी तरह से इन्होंने एक क्वेश्चन फिर पुटअप कर लिया है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों में अब जैसे पुष्पन में कितना समय लगता है, पौधों में पुष्पन में कितना समय लगता है। फिर इन्होंने कुछ पौधों के नाम दे दिए। अब आपको बताना है, जैसे सबसे पहले दिया है गेंदा। गेंदा है, उस गेंदे में पुष्पन कितने समय के बाद होता है। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है धान, फिर गेहूं, फिर उसके बाद में दिया है नारियल, और फिर उसके बाद में दिया इन्होंने आम। कि आप इनमें पुष्पन की अवधि का पता लगाओ कि ये आपने आज इन पौधों को बोया है, मान लो आज आपने बीज जमीन में डाला है, ये गेंदे के सुंदर सुंदर फूल आए हैं, पीले पीले फूल आए हैं, कितने दिन बाद इनमें पुष्पन हुआ है? बताओ बच्चों, कितने दिन बाद पुष्पन हुआ है? अब देखो, गेंदे के अंदर लगभग 60 से 70 दिन पश्चात क्या होता है? पुष्पन होता है। यानी वो प्रजनन योग्य कितने समय पश्चात होगा? 60 से 70 दिन पश्चात गेंदे में क्या आ जाएंगे? फूल आ जाएंगे। इसी तरह से जो धान है, धान के अंदर क्या होगा? जो धान है उसमें भी लगभग 40 से 50 दिन लगते हैं, और गेहूं में सेम ही टाइम लगता है, 40 से 50 दिन या 60 दिन के आसपास उसमें पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। नारियल के अंदर 3 से 5 वर्ष। ठीक है, नारियल का पौधा काफी लंबे समय तक जीता है, लेकिन 3 से 5 वर्ष पश्चात उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। आम में 8 से 10 वर्ष पश्चात क्या होते हैं? उसमें पुष्पन होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इन्होंने एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों से कि बताओ बच्चों, आप एक एक्टिविटी करो, आपके आस में जो भी पौधे हैं, जैसे गेंदा है, धान है, गेहूं है, नारियल है और आम है, इन पौधों का आप अध्ययन करो। अब इतना टाइम तो अपने पास है नहीं कि पौधा उगाए और फिर देखें कि फूल उसमें कितने दिन बाद आता है। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 60 से 70 दिन, इन दोनों में, जैसे गेहूं तो आप लोग बोलते ही हो, बोने के कितने दिन बाद उसमें पुष्प आते हैं? लगभग 2-2.5 महीने के बाद उसमें पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। नारियल होता है, उसमें 3 से 5 वर्ष पश्चात पुष्पन होता है, और आम में 8 से 10 वर्ष पश्चात क्या होता है? पुष्पन होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है, उसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन इन्होंने एक और पुटअप कर लिया है कि एक पौधा है, उसमें पुष्पन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट टाइम फिर पुष्पन हुआ। इसके बीच के समय को क्या कहा जाता है?
ये किशोर अवस्था कहा जाता है या वयस्क अवस्था कहा जाता है। इसको किशोर अवस्था कहेंगे या इसको वयस्कता कहेंगे। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? आप दोनों में से एक चूज करना है। एक पौधे में पुष्पन हो चुका है, उसमें कुछ टाइम बाद वापस पुष्पन होता है, तो ये कैसी अवस्था? नेचुरल सी बात है, एक बार जो अवस्था आ जाती है वो परिवर्तित थोड़ी होती है। यानी वो वयस्क अवस्था में जा चुका है तो उसमें जितनी बार पुष्पन होगा उतने टाइम तक वो क्या रहेगा? वयस्क ही रहेगा। ठीक है, तो आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। सबसे पहले तो ये पूछा है कि मानव प्रजनन योग्य होता है, तो उसके अंदर आप कौन कौन से लक्षण नोट करते हो? आपने एक नर और एक मादा प्राणी को देखा है और आप देख के पहचान लेते हो कि ये जनन के योग्य है, जनन के योग्य यानी शादी के योग्य है। कैसे पता चलता है आपको? आपको ये सब लक्षण दिखेंगे नर के अंदर। नर के शरीर को आप देखोगे तो शरीर थोड़ा बलिष्ठ होगा, आवाज मोटी होगी। इसके अलावा अपन कहेंगे, वैसे तो आप आयु देखकर बता लगा देते हो कि ये जनन योग्य हो चुका है, लेकिन बायोलॉजी में आयु नहीं लिखनी है, आपको ये कारण लिखने हैं। ये लक्षण इसके अंदर होंगे, इसका मतलब वो क्या है? जनन योग्य है। जैसे ये सब लक्षण उसमें दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अब आपको ये क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है कि पौधे हैं, उन पौधों में पुष्पन में कितना समय लगता है? ये आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। जैसे आम है, उसको क्या किया जाता है? उसकी मौसमी खेती होती है, हर साल उसमें क्या होता है? पुष्पन आता है। ये अपने को बच्चों ध्यान रखना है, के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ मौसमी पौधे होते हैं और कुछ क्या होते हैं? सतत प्रजनक होते हैं, यानी लगातार क्या करते हैं? पौधे पुष्प उत्पन्न करते रहते हैं। अब ये क्या है? इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। दो तरह के पौधों को बांटा गया है, एक होते हैं मोनोकार्पिक और एक होते हैं पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में आपको अंतर बताते हैं। मोनोकार्पिक क्या होते हैं? इनके जीवन काल में एक बार ही पुष्प आते हैं। इनके जीवन काल में कितनी बार पुष्प आते हैं? इनके जीवन काल में एक बार पुष्प आते हैं। ठीक है, एक बार पुष्प आएंगे। जैसे आपने गेहूं को बोया, ठीक है, बाजरा को बोया, इसके बाद में अपन देखते हैं जैसे धान को बोया, तो इसमें एक बार ही पुष्प आते हैं, फिर ये पौधे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताना है, एक वर्षीय पौधे। क्या है? एक वर्षीय पौधे। एक वर्षीय पौधों पे ज्यादातर में क्या होता है? अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प आते हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है बांस। क्या दे रखा है? बांस का एग्जाम्पल दे रखा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बांस का जो पौधा है उसका जीवन काल 50 से 100 वर्ष के बीच होता है। ये 50 से 100 वर्ष तक जिंदा रहता है और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में क्या करता है? पुष्प उत्पन्न करता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुष्प उत्पन्न करता है, फिर उसके पश्चात ये क्या हो जाता है? मर जाता है। स्पष्ट रूप से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बांस का। बांस का जीवन काल 50 से 100 वर्ष के मध्य होता है और ये अपने जीवन के अंतिम वर्षों के अंदर क्या करता है? एक बार ही पुष्प उत्पन्न करेगा। कितनी बार? एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, उसके पश्चात ये क्या हो जाता है? मर जाता है। तो ये एक वर्षीय पौधे तो अपने को समझ में आ गया कि अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करेंगे, लेकिन ये पौधा कैसा है? बहुवर्षीय है। लेकिन ये क्या है? ये पॉलीकार्पिक नहीं है, ये मोनोकार्पिक है। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जिसका नाम आपको बताना है स्ट्रोबिलिएंथस। स्ट्रोबिलिएंथस है ये। स्ट्रोबिलिएंथस एक पादप है। स्ट्रोबिलिएंथस एक पादप है। इस पादप के अंदर क्या होता है? इस पादप के अंदर एक विचित्र घटना होती है। इसका जीवन काल 12 वर्ष होता है। इसका जीवन काल कितने वर्ष होता है? 12 वर्ष होता है। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, ये जीवन के अंतिम काल में क्या करता है? पुष्प उत्पन्न करता है। यानी पुष्प उत्पन्न करने के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। जो स्ट्रोबिलिएंथ पादप है, उस पादप की विशेषता है कि जीवन के अंतिम काल में अपने पुष्प उत्पन्न करेगा और फिर उसके पश्चात इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसको अपन एक नीला कुरेंजी के नाम से भी जानते हैं। इसको नीला कुरेंजी पादप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नीला कुरेंजी पादप है। इस पादप की विशेषता यह है कि इसने क्या है? 2006 में पुष्प उत्पन्न किए थे।
2006 में ये केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो सड़क किनारे हैं, वहां इतने ज्यादा इसने क्या है, बैंगनी रंग के पुष्प उत्पन्न किए थे, जिसको देखने के लिए सैलानी आते हैं। क्या आते हैं? सैलानी आते हैं। अब ये पुष्प 12 साल जिंदा रहता है। आज उगेगा, मान लो 2006 में उगेगा, अब मान लो तो क्या होगा, 2000 आपको बताना है, वापस 18 साल बाद क्या करेगा, पुष्पन करेगा। तो ये क्या करता है, ये अपने जीवन काल के 12 वर्ष पश्चात पुष्पन उत्पन्न करता है, यानी 2018 में वापस इसने पुष्पन किया था। अब 2018 के बाद ये पुष्पन करेगा और उसके पश्चात ये क्या होगा, ये मर जाएगा। ये अपने ध्यान रखना है। ये पादप आपको थोड़ा क्या करना है, नाम अच्छी तरह याद कर लेना है। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, ये स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, ये नाम अब बच्चों अच्छी तरह याद रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस पौधे की विशेषता, इसका जीवन काल भी 12 वर्ष है। अब ये अब जैसे मरने वाला होता है, उसके 2-3 महीने पहले ये क्या करेगा, पुष्पन करेगा और सब जगह ये क्या करेगा, अपने पुष्पों को फैला देगा। और उसके पश्चात क्या होंगे, इसको पर्यटक देखने आएंगे। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो पूरी बैंगनी रंग की हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम नीला कुरेंजी भी रख दिया गया है। जो नीलगिरी की पर्वत है वो पूरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं और देखने पर अपने को ऐसा लगता है कि नीली धरती हो चुकी है। अब केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो पर्यटक हैं, वो बाहर से जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये पौधा है, ये 12 साल का हो चुका है। अब इसके बीज गिरेंगे, फिर 12 साल बाद ये क्या करेगा, पुष्पन करेगा। ठीक है, ये सारा इतिहास है, उसको ढूंढ लो आप लोग, तो आपको इस तरह की कहानी मिल जाएगी उसके अंदर। फिर उसके बाद पॉलीकार्पिक में तो कोई समस्या ही नहीं है कि भाई ये पुष्प क्या है, ये अधिकतर बहुवर्षीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। और इनमें एक से अधिक बार पुष्पन होता है। इनमें एक से अधिक बार पुष्पन होता है। पुष्पन हो गया, फिर उसके बाद में फिर पुष्पन हो गया, फिर पुष्पन हो गया, तो ये बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुवर्षीय। तो अपन अपने आसपास जितने भी पौधे अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले तो पौधे होते हैं मौसमी, यानी कुछ विशेष ऋतु के अंदर ही क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार पुष्प उत्पन्न करते रहते हैं। अब मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पॉलीकार्पिक ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय पौधे हैं, वो पॉलीकार्पिक होते हैं, अपने जीवन काल में एक से अधिक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। अब मोनोकार्पिक आपको बताना, ये अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है, जैसे 1 वर्षीय पौधे होते हैं, आप बोते हो, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें पुष्प आते हैं और फिर वो क्या होते हैं, पौधे जलकर खत्म हो जाते हैं। अब इन्होंने एक बांस और ये नीला कुरेंजी है जिसका नाम दिया है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। ये ध्यान रखना, या लिखा हुआ है। फिर आपकी बुक को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुंथी की जगह या दिखेगा, लेकिन ये था है। ठीक है, कुंथियाना, ये ध्यान रखना। ये कुंती नाम आपको याद ही है, और याना याद कर लेना। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना ये पादप है। इस पादप का नाम आपको जरूर याद रखना है। अब ये 2018 का एग्जाम होता तो जरूर पूछते, लेकिन अब क्या पता 2022 में पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि ये बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन ये क्या होता है, 12 वर्ष पश्चात पुष्प उत्पन्न करता है और पुष्प उत्पन्न करने के 2-3 महीने बाद ये समाप्त हो जाता है। बांस भी क्या करता है, पुष्प उत्पन्न करता है और उसके पश्चात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बच्चों जो आज लैंगिक जनन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा क्या है, खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन अब क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा। उस एग्जाम्पल को आपको थोड़ा याद रखना है। अब अपन प्राणियों में लेते हैं। प्राणियों में किस तरह के प्राणी होते हैं, 2 तरह के प्राणी भी होते हैं। एक होते हैं मौसमी प्रजनक। कैसे होते हैं, मौसमी प्रजनक होते हैं। और एक होते हैं सतत प्रजनक। ठीक है, यानी जो लगातार क्या करते हैं, जनन करते हैं। समझ गए बात को। एक विशेष ऋतु या विशेष मौसम में जो क्या करते हैं, एक विशेष ऋतु या अपन कहते हैं एक विशेष मौसम में जो जनन करते हैं, उनको कहते हैं मौसमी प्रजनक।
अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं जैसे कि कुछ जंतु है वो क्या करते हैं, जैसे कुत्ता है वो विशेष ऋतु के अंदर जनन करता है, पक्षी विशेष ऋतु के अंदर जनन करते हैं, और इसके अलावा जैसे छिपकली है वो विशेष ऋतु के अंदर जनन करती है, मेंढक है विशेष ऋतु के अंदर जनन करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी उसमें कोई विशेष प्रजनन की कोई ऋतु नहीं होती है, जो लगातार प्रजनन करते रहते हैं, ठीक है। अब अपने इसमें 2 चक्र दे रखे हैं, 2 चक्रों को अपने ध्यान रखना है। एक चक्र को अपन क्या कहते हैं, मध्य चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्य चक्र के कौन से प्राणियों में पाया जाता है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। मध्य चक्र का नाम है ओएस्ट्रेस साइकिल, क्या है, ओएस्ट्रेस साइकिल है, ये मध्य चक्र का नाम है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा चक्र है जिसका नाम है ऋतु स्त्राव चक्र, ठीक है। इसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ये 2 तरह के चक्र आपको ध्यान रखने हैं। अब जो सतत प्रजनक प्राणी है उसमें नहीं आएंगे ये, ठीक है, ये अलग ही आएंगे कि 2 तरह के प्राणी होते हैं चक्र के आधार पर, एक तो मध्य चक्र वाले प्राणी, एक ऋतु स्त्राव वाले प्राणी। मध्य चक्र वाले प्राणियों के एग्जाम्पल है नॉन प्राइमेट, क्या है, नॉन प्राइमेट है। जैसे आपको बताना है कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये सब प्राणी कैसे होते हैं, ये सब प्राणी मध्य चक्र वाले प्राणी होते हैं। ऋतु स्त्राव वाले प्राणी के 3 ही एग्जाम्पल हैं, प्राइमेट्स, क्या है, प्राइमेट्स है। इस प्राइमेट में आपको 3 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप बताओगे मनुष्य, मनुष्य में कैसा चक्र पाया जाता है, ऋतु स्त्राव। फिर दूसरा कपी, एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, फिर तीसरा है बंदर। तीनों ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंदर ऋतु स्त्राव चक्र पाया जाता है और ये सतत प्रजनक होते हैं। कैसे होते हैं, लगातार। और ये ऐसे प्राणी होते हैं जो मौसमी प्रजनक होते हैं। कैसे होंगे, मौसमी प्रजनक होंगे। आपको ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य चक्र वाले प्राणियों के नाम बताओ, मध्य चक्र किन प्राणियों में पाया जाता है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, नॉन प्राइमेट्स प्राणी, ठीक है। अब अपन कहते हैं भाई पक्षी है, उस पक्षी में जो मुर्गी होती है वो मुर्गी कैसी है, मुर्गी एक सतत प्रजनक प्राणी है या एक मौसमी प्रजनक है। तो आपको बताना ये मौसमी प्रजनक होती है, एक विशेष ऋतु के अंदर देती है, लेकिन इसके अंदर कुछ हार्मोन दिए जाते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसके कारण ये क्या करती है, मतलब रोज अंडे देने शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक है। उस सतत प्रजनक का प्राणी कौन से हैं, जो ऋतु स्त्राव चक्र वाले प्राणी होते हैं वो सतत प्रजनक होते हैं। और मध्य चक्र वाले प्राणी जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये मौसमी प्रजनक होते हैं, विशेष ऋतु के अंदर क्या करते हैं, जनन करते हैं। और भी मध्य चक्र और ऋतु स्त्राव में अंतर है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए अपन इसको चर्चा नहीं करेंगे कि मध्य चक्र और ऋतु चक्र में क्या अंतर होता है। उसके अंतर भी कई बार एग्जाम आते हैं, लेकिन आपके इस बार जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये अंतर नहीं दे रखे, इसलिए आपको नहीं बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये लैंगिक जनन है। अब इस लैंगिक जनन के नेक्स्ट वीडियो में अपन 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात, ठीक है। तीनों अवस्थाओं का अपन अध्ययन करेंगे। पश्चात अवस्था, निषेचन अवस्था और निषेचन पश्चात अवस्था, तीनों अवस्थाओं का अपन एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये देख लेंगे पूरा चैप्टर। आप लोगों को मैं एक प्लेलिस्ट बढ़ा दूंगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप उसके बाद में आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उस पूरे चैप्टर के सारे वीडियो लगातार देख सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी जो सीबीएसई आरबीसी की बुक है, उस आरबीसी की बुक को आपको लाइन से लाइन याद करना है। और मैं क्वेश्चन लिखाता जाऊंगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके सारे जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये अपने टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।